यूएलएम की आज की इस ऑनलाइन लाइव संपूर्ण समाधान शिविर में आप सभी दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत है और मेरा नमस्कार आप सभी को। आज की जैसे टॉपिक है आप देख ही रहे हैं कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम हर व्यक्ति को कैसे मिल सकती है और यह है क्या चीज़? और मैं आपको बताता रहता हूँ, बहुत बार लोग मुझसे पूछते हैं कि ये व्यवस्था आज की इस व्यवस्था से उस व्यवस्था में ट्रांज़िशन कैसे करेगी? इसका जो परिवर्तन है वो कैसे होगा? है ना? आज की जो पैसे वाली व्यवस्था है, ये उस बिना पैसे वाली व्यवस्था तक कैसे पहुँचेगी? ठीक? हाँ सर, कभी-कभी टाइम लग जाता है, कोई वजह से। तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ कि आपका 7 मिनट बर्बाद हुआ। तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम का अर्थ क्या है? ऐसे तो मैंने इस पे एक वीडियो बनाया हुआ है और एक ही वीडियो बनाया था और उसी को हम लोगों को बोल देते थे कि इसको देख लो, फिर भी बहुत सवाल आते थे, तो हमने सोचा कि आज के उसमें शिविर में भी इसका ये टॉपिक रख लिया जाए। तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम का अर्थ क्या है? यूनिवर्सल जैसा आप समझ रहे हो कि माने सबको, यूनिवर्सली माने जितने भी मनुष्य हैं, जहाँ भी ये व्यवस्था आएगी, है ना? तो वहाँ जैसे जैसे पहले हम सोचें कि पहले भारत में अगर ये व्यवस्था आ जाती है, तो भारत में जो अभी 140 या 44 करोड़ लोग हैं, 140-44 करोड़ लोग, तो उन सब की बात हो रही है। यूनिवर्सल माने सभी को, और बेसिक का मतलब है कि अभी जो बेसिक कहा जाता है कि जो बेसिक सुख सुविधाएं हैं उतनी सबको मिल सके, इतना इनकम। तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम। और कोई कोई एक आध देश में ये ऐसे अभी पूरी तरह से तो कहीं नहीं है, और मैं आपको यहाँ पे इसमें दिखा भी सकता हूँ कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम क्या किसी देश में लागू है कि नहीं है, कोई तरह से, है ना? मैं इसमें एआई से पूछ के आपको बताता हूँ, शायद कोई कोई देश में शुरू की है या करने का प्रयास है, क्या है। लेकिन इसकी बातें काफ़ी होती हैं दुनिया में, और वो जो यूनिवर्सल बेसिक इनकम है, वो बेसिक इनकम की बात होती है। बेसिक मतलब बेसिक जो सुख-सुविधाएँ हैं, रोटी, कपड़ा, मकान टाइप का, वो कम से कम सबको मिल जाए, इतनी इनकम, क्योंकि रोज़गार है नहीं है लोगों के पास, तो वो सरकार उनको मुहैया कराए। सरकार जो है, सरकारी खजाने से हर महीने उनको उतना पैसा दे जितने में ये बेसिक जो रोटी, कपड़ा और मकान है ये आ जाए, है ना? यूनिवर्सल बेसिक इनकम कहाँ लागू है? तो कई देशों में ये दूसरे-दूसरे नामों से लागू है। जैसे कहीं पे आपको देखा होगा बेरोज़गारी भत्ता के रूप में लागू है, कि जिन लोगों के पास रोज़गार नहीं है, उनको बेरोज़गारी भत्ते के रूप में उतना पैसा दिया जाता है कि उनका रोटी, कपड़ा, मकान चल जाए। पर ये उनका तो चल सकता है, शादी करेंगे, कुछ करेंगे तो फिर वो उनको कम पड़ जाता है। अभी यहाँ पे देखें, अब मैंने पूछा इनसे, तो ये बता रहे हैं कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम या सार्वभौमिक आधारभूत
आधारभूत रोटी, कपड़ा, मकान, आय अभी तक दुनिया में किसी भी देश में पूर्ण रूप से लागू नहीं है। जो पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ है मतलब आंशिक रूप से कहीं-कहीं लागू हो रखा है। लेकिन कुछ देशों और क्षेत्रों में इसके पायलट प्रोजेक्ट्स या सीमित संस्करण लागू किए गए हैं। इस ऐसा शायद देखने समझने के लिए कि इसका कोई दुष्परिणाम तो नहीं आएगा वहाँ। एक देश है अलास्का, यूएसए में, तो उसमें एक अलास्का परमानेंट फंड करके बना हुआ है, सरकार के उसमें। और वो क्या करता है इससे 1982 से ही बना हुआ है ये। अलास्का के निवासियों को तेल राजस्व से प्राप्त धन के आधार पर वार्षिक भुगतान मिलता है, जो $1000 से $2000 प्रति वर्ष। यानी सरकार कहाँ से कमाती है? तेल वगैरह से कमाती है और वो उनको 1000 से 2000 एक साल का देती है। वो कोई बहुत ज्यादा नहीं है। यह यूबीआई का सीमित रूप है क्योंकि यह पूर्ण जीवन यापन के लिए पर्याप्त नहीं है। काम चलाओ। ऐसे ही ईरान में है। ईरान में 2011 में ईरान ने एक नकद हस्तांतरण योजना शुरू की जिसमें लगभग 30 मिलियन लोगों को मासिक भुगतान मिलता है। बाद में इसे घटाकर केवल गरीबों तक सीमित कर दिया गया। पहले सबको मिलता था, बाद में जो है इसको फिर गरीबों तक सीमित कर दिया। तीसरा देश है ब्राजील। बोल्सा फैमिलिया, है ना, और उसका अब नाम बदल के कर दिया है ऑक्सीलियो ब्राजील नाम से। एक सशर्त नगद हस्तांतरण योजना है जो यूबीआई जैसी है, लेकिन इसमें आय और शिक्षा जैसी शर्तें हैं। फिर नामीबिया है, केन्या है, वहां पर भी इसी तरह के पायलट प्रोजेक्ट चल रहे हैं। यूरोप में फिनलैंड है जहां पे 2000 बेरोजगारों को 560 यूरो प्रति माह दिए गए हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, बेरोजगारी भत्ता टाइप का। स्पेन में मिनिमम लिविंग इनकम के नाम से जो योजना शुरू की गई है वो भी यूबीआई जैसी है कि भाई कम से कम इतना लिविंग स्टैंडर्ड तो रहना चाहिए हर आदमी का। फिर जर्मनी, नीदरलैंड्स और पुर्तगाल में भी छोटे छोटे पायलट चल रहे हैं। भारत में क्या चल रहा है इस मामले में? 2011 में मध्य प्रदेश के कुछ गांवों में यूबीआई का पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया जिसमें प्रति व्यक्ति 200-300 रुपए प्रति माह दिए गए। 200-300 रुपए प्रति माह बोले तो 12 दूनी 24 में 2500 से 3000 रुपए, 3500 रुपए साल का। और ये जो आप खाने का देखते हो कि 80 करोड़ लोगों को सरकारी लाभ से इतना कुछ कुछ चावल, कुछ गेहूं, कुछ इस तरह का खाना पीना मिलता है, ये भी यूबीआई के अंतर्गत ही है। आंशिक यूबीआई, आंशिक यूनिवर्सल बेसिक इनकम के अंतर्गत है। ये जो अभी आप दिल्ली में देखते हैं कि 200 यूनिट तक बिजली फ्री, इतना पानी फ्री, है ना, वगैरह वगैरह, ये सब यूबीआई के ही विभिन्न विभिन्न रूप हैं जिससे सरकार अपनी क्षमता के अनुसार गरीबों को उनका लिविंग स्टैंडर्ड अप करने के लिए प्रयास करती है। तो यूबीआई आप समझ गए होंगे कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम क्या चीज है। लेकिन मैं इसके ऐसे प्रारूप के बारे में आपको बताऊंगा कि जो प्रारूप अगर जब हम लोग व्यवस्था में आएंगे और हम लोगों को व्यवस्था चलाने को मिलेगी तो हमारा यूनिवर्सल बेसिक इनकम का क्या क्या प्रारूप होगा वो आपको मैं आज बताऊंगा। और उस प्रारूप को आज की सरकार चाहे तो कोई भी देश की दुनिया में वो आज ही स्टार्ट करने का ऐलान कर सकती है, क्योंकि हम भी जब आएंगे तो वो इसी व्यवस्था में शुरू करेंगे। व्यवस्था रातों रात तो बदल नहीं जाती है ना। तो हम भी इसी व्यवस्था में शुरू करेंगे तो उसको आज की कोई भी सरकार लागू कर सकती है, लेकिन कैसे लागू कर सकती है उसका प्रारूप मैं बताऊंगा। अगर वो उस तरीके से लागू नहीं करेगी तो इसका बहुत नुकसान जो है वो देश को, सरकार को बहुत बुरी तरह से होता है, जिसके डर की वजह से पूर्णतया ये यूनिवर्सल बेसिक इनकम आज तक किसी देश में लागू नहीं हो सकी है, जिस डर की वजह से। और वो डर आज की व्यवस्था में बेवजह नहीं है।
तो आज की व्यवस्था में कुछ एक रूल थोड़े से चेंज करने पड़ेंगे, वो रूल चेंज करके ही यूबीआई इनकम संभव हो सकती है, जो कि कोई उसका खराब परिणाम ना दे। तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम आप समझ ही गए क्या है, और कितने कितने देशों में इसके आंशिक आंशिक अंश जो हैं वो प्रोजेक्ट के रूप में लोग कोशिश कर रहे हैं, सरकारें कोशिश कर रही हैं। और जितने भी आप एनजीओज देखते हैं, है ना, वो जो लोगों की मदद करते हैं, लोगों से पैसा वैसा इकट्ठा करके वगैरह, ये भी एक यूबीआई का ही समझो रूप है, तो वो और भी बहुत छोटा, सरकार से भी ज्यादा छोटा। तो यूबीआई आप समझ गए कि क्या चीज है। अब हम लोग जब व्यवस्था में आएंगे तो हम लोग कैसे शुरू करेंगे, और जैसे हम शुरू करेंगे वैसे ही आज की कोई भी सरकार दुनिया की इसे कर सकती है, आज भी संभव है, जैसे हमको संभव होगा। तो हम लोग क्या करेंगे आके कि आने के तुरंत बाद ही ये अनाउंस कर देंगे कि भाई आज से 6 महीने या 8 महीने बाद यूनिवर्सल इनकम सबको शुरू हो जाएगी। 2000 3000 उस समय के हिसाब से जब हम लोग आएंगे तब क्या इसकी कीमत वगैरह होगी। तो 2000 4000 जो भी आप समझ लो, 2 से 4 5 हजार प्रति व्यक्ति सरकार अपनी ओर से हर महीने हर आदमी के अकाउंट में, क्योंकि सबका अकाउंट होगा, और हर अकाउंट में वो डाल देगी, हर महीने डाल दिया करेगी। कब? जब वो अनाउंस करेगी उसके 6 8 महीने बाद। 6 8 महीने क्यों? सरकार तो तुरंत भी लागू कर सकती है, इसलिए कि 6 8 महीने वो काम करने हैं जिन कामों को करने से इसके जो साइड इफेक्ट हो सकते हैं या दुष्परिणाम हो सकते हैं वो नहीं होंगे। दुष्परिणाम इसके क्या हो सकते हैं कि अगर तुरंत ही लोगों को पैसा दे दिया जाए, 2000 5000 जो भी है, इससे क्या होगा कि पैसा तो तुरंत ही बैंक में चला जाता है, उसको तो बैंक में जाने में समय लगता नहीं, है ना। उधर सरकार ने डाला और उधर 1 सेकंड में या 1 मिनट में या 10 मिनट में जो भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होता है, जितनी देर में उतनी देर में वो पैसा लोगों के अकाउंट में पहुंच जाएगा। जैसे आज किसान निधि डाला जाता है, किसान के 2 2 हजार रुपये 3 बार दिए जाते हैं लोगों को साल में, सेंट्रल गवर्नमेंट से, वो भी एक तरह का यूबीआई है, पर ये बहुत थोड़ा है, ऊंट के मुंह में जीरा जैसा है। तो पैसे तो लोगों के अकाउंट में बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे, उधर सरकार डालेगी उधर पहुंच जाएंगे, और लोगों के पास पैसा पहुंच जाएगा तो लोग मार्केट में मांग करने लग जाएंगे, है ना। जिसको जो चाहिए होगा, हमको टीवी चाहिए, हमको फ्रिज चाहिए, हमको घर बनाना है, हमको कपड़ा खरीदना है, हमको साइकिल लेनी है, हमको मोटरसाइकिल लेनी है, हमको ये कुछ भी, जो भी जिसकी जरूरत है, तो वो अगले ही दिन मार्केट में मांग करने पहुंच जाएगा। अब सामान तो मार्केट में जितना है उतना ही है, रातों रात सामान तो बन नहीं जाता है ना। एक दिन में सामान का प्रोडक्शन तो होता नहीं। तो क्या होगा कि जो सामान है ऑलरेडी मौजूद, उसकी मांग बढ़ने से और आपूर्ति घट गई तो क्या होगा कि उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, है ना। हर चीज, जिन जिन चीजों की मांग बढ़ेगी उन उन चीजों की कॉस्ट जो है वो मांग और आपूर्ति के नियम के हिसाब से कॉस्ट बढ़ जाएगी काफी। तो मतलब कोई फायदा नहीं होगा फिर। भाई जो चीज आपको आज 2 रुपए की मिल रही है और वो कॉस्ट बढ़ने से 3 रुपए की हो जाए, और सरकार ने एक एक रुपया सबको दिया हो, तो वो 1 रुपया देना तो बेकार हो जाएगा, है ना। तो ये जो 6 8 महीने की मैं बात कर रहा हूँ यूबीआई देने से पहले की, वो 6 8 महीने में यही इंतजाम करना है सरकार को कि जब 6 8 महीने के बाद यूनिवर्सल बेसिक इनकम लोगों के अकाउंट में जाएगी, वो मांग करेंगे, तो अंदाजे से जितनी मांग हो सकेगी, जितना यूबीआई देना है शुरू में, तो जितनी मांग हो सकेगी उसका इंतजाम कर लेना है ये 6 से 8 महीने के दौरान, क्योंकि इसमें आपको कुछ
कंपनियां बढ़ानी पड़ सकती हैं, कुछ और सिस्टम करना पड़ सकता है, कुछ रेगुलेशन करने पड़ सकते हैं, कुछ एक नियम बनाने पड़ेंगे, है ना? तो ये कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा ऐसा? क्योंकि पैसा तो सरकार जब चाहे जब दे दे, लेकिन प्रोडक्शन सरकार के हाथ में है नहीं, क्योंकि सरकारी प्रोडक्शन तो है नहीं, प्रोडक्शन सारा प्राइवेट है। और प्राइवेट जो है वो अपने लाभ हानि अपने गणित के हिसाब से चलता है। समझ रहे हो? तो उनको ये पता होना चाहिए, उनको ये रहता है कि हमारा सामान कितना बिक जाएगा या कितना बिक रहा है, उस हिसाब से वो लोग बनाते हैं। और उनको ये भी ठीक से नहीं पता होता कि हमारे जो काम हम कर रहे हैं वो काम और कितनी कंपनियां कर रही हैं, वहां कितना प्रोडक्शन हो रहा है और कितनी टोटल मांग है, उसमें हमारा कितना हिस्सा है या कितना हिस्सा हो सकता है जब यूबीआई इनकम आएगी। तो उनके बस की नहीं है वो सब काम। तो वो सरकार ही कर सकती है। सरकार कैसे करेगी? कि जितनी भी प्रोडक्शन यूनिट है, वो चाहे कंपनी प्रोडक्शन यूनिट हो, वो चाहे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन यूनिट हो, कोई भी तरह का, जितनी भी सुख सुविधाएं हैं जो भारत प्रोड्यूस करता है, जितनी भी, तो उन सबको वो एक ऐप बना दे, ऑनलाइन ऐप। क्या बना दे ऐप? कि कौन सी कंपनी कितना प्रोडक्शन किस चीज का कर रही है, ये उस ऐप पे आ जाए। और खेती में भी कौन किसान कितना प्रोडक्शन किस खाद्यान्न का कर रहा है। ठीक। अब तक कितनी कितना हो रहा था और कितनी कौन सी चीज की खपत हो रही थी, वो पता चल जाएगा ऑनलाइन, ऑनलाइन डाटा से। ठीक है। सारी कंपनियों का सरकार को भी मालूम चल जाएगा, जो अभी नहीं पता चलता, छोटी बड़ी सब कंपनियों का, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियों का तो पता रहता है, पर उसको कहीं इकट्ठा करके ऐसे देखा नहीं जाता, क्योंकि सरकार ने ये हेडेक कभी लिया नहीं है। तो सारी कंपनियां लिस्टेड हो जाएंगी उस ऐप में, सारे किसान उस ऐप में लिस्टेड हो जाएंगे और सारे उपभोक्ता उस ऐप में लिस्ट हो जाएंगे। उदाहरण के लिए जैसे अभी अमेजोन, फ्लिपकार्ट और मीशो और ऐसे कई सारे ऐप चलते हैं कि जहां पे व्यापारी लिस्टेड है और जहां पे उपभोक्ता कंज्यूमर लिस्टेड है ना? तो वहां क्या क्या सामान बिकता है ये आप वहां लिस्ट में देख सकते हो। और आपको जो कुछ ऑर्डर करना है उसका क्या कॉस्ट है, कितने की है, क्या है, वगैरह वगैरह, सब टर्म कंडीशन सब वहाँ लिखी रहती हैं। तो आपको जो सामान वहां से चाहिए होता है आप वहाँ ऑर्डर करते हो और सामान ले लेते हो, उसका जो भुगतान है वो पहले या बाद में कर देते हो। ऐसे होता है। तो ये ऐप ऐसे छोटे छोटे ऐप ना होके कि एक अमेजोन का ऐप है एक उसका ऐप है, एक बड़ा यूनिवर्सल ऐप, एक बड़ा ऐप जिसमें सारे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हो, दवाई हो, हॉस्पिटल हो, डॉक्टर्स की सेवा हो, इंजीनियर्स हो, वो आपके ये जो काम करने वाले हैं, बिजली का काम और नाई और लोहार और सब, टोटल ऑल सब के सब उस पर लिस्टेड। ऐसा लिस्टेड होने से क्या हो जाएगा कि ह्यूमन रिसोर्स का सारा डाटा सरकार के पास होगा। अभी तक जितनी कार्यरत कंपनियां हैं उनका डाटा सरकार के पास होगा। और कितने कंज्यूमर हैं उनका डाटा सरकार के पास होगा। कौन क्या प्रोडक्शन कर रहा है या करे ये उसको समझ में आ जाएगा, क्योंकि सरकार एक आइडिया दे देगी वहां पे। हर एक तरह के प्रोडक्शन में एक आइडिया दे देगी कि जब हम यूनिवर्सल बेसिक इनकम शुरू करेंगे तो इन इन चीजों की डिमांड इतनी इतनी बढ़ सकती है। हाँ। क्योंकि शुरू में 2000 4000 5000 ही दिया जाएगा तो शुरू में बेसिक चीजों की ही डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि सबसे पहले आदमी बेसिक बेसिक नीड ही पूरी करता है, उससे ऊपर उठे तो फिर बाकी चीजों की मांग होती है। तो शुरू में बेसिक चीजों की ही मांग होगी। तो 2 4 5 हजार रुपए प्रत्येक व्यक्ति को देने से कौन कौन सी बेसिक चीजों की मांग पैदा हो सकती है, ये कोई भी इकोनॉमिक्स और इसके बहुत सारे सर्वे रहते हैं, किसी से भी सरकार आइडिया लगा सकती है, अपना एक नया सर्वे कर सकती है, क्योंकि उसके पास 6 8 महीने का टाइम इसी बात का है। सबको लिस्टेड कर देगी, जरूरत के सर्वे करा लेगी
और उस आधार पे उस प्रोडक्शन का जो टारगेट है वो ऐप में रख देगी कि भाई इतना गन्ना पैदा करना है, इतनी चीनी पैदा करनी है, इतनी गेहूं, इतना मक्का, इतनी दाल, इतना ये, इतना वो, जो हमारे यहाँ नहीं होता है बाहर से लाते हो तो इतना बाहर से इंपोर्ट करना है, वगैरह वगैरह। समझ लो, और इतना बाहर एक्सपोर्ट होता है, तो जो एक्सपोर्ट होता है वो भी, तो सारा टारगेट वो लिख देगी। तो टारगेट लिखने से क्या होगा कि एक तो ये समस्या खत्म हो जाएगी कि कोई साल में ऐसी चीजें किसान ऐसी चीजें ज्यादा पैदा कर लेते हैं कि भाई उसकी पैदावार ज्यादा हो जाती है ना। पता चला इस किसान ने भी कर लिया, उसने भी कर लिया, उसने भी कर लिया, क्योंकि किसानों को मालूम तो है नहीं है कि भाई कौन किसान क्या कर रहा है। तो वो अपने दिमाग से अपना हिसाब किताब लगाते हैं, और वो जो है कोई एक चीज की पैदावार बहुत ज्यादा कर देते हैं, कोई दूसरी चीज की पैदावार कम रह जाती है। जिसकी कम रह जाती है उसके प्राइस बढ़ जाते हैं, जिसकी ज्यादा हो जाती है तो किसान को भी ढंग से रेट नहीं मिलता, वो चीज सस्ती रह जाती है। तो ये जो सस्ती मंदी, जिसमें किसी को नुकसान होता है, खास तौर से जो किसानों को ही बहुत नुकसान हो जाता है वगैरह वगैरह, इससे भी बच जाएंगे, क्योंकि तब किसान को पता होगा कि इतने 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 किसान इतना इतना कर रहे हैं। उसमें आता रहेगा कि अगर इतने किसानों ने इतना गेहूं कर लिया तो उसमें आता रहेगा कि अभी अभी टारगेट के लिए इतना गेहूं पैदा करना और बचा है। तो किसान लोग जो हैं वो उसमें खुद से पहले लिस्ट करेंगे खेत में। अगर किसी को गेहूं बोना है तो वो गेहूं वाले उसमें टिक कर देंगे कि मैं अंदाजन इतना गेहूं पैदा कर दूंगा। तो उस तो उसका जो गेहूं है वो टारगेट में से माइनस हो जाएगा, जैसे ही वो उसमें से अपना हिस्सा उसमें डाल देगा, और फिर वो उसको पैदा करने में लग जाएगा। इससे सारे खाद्यान्न, तेल, तिलहन, जितना भी सब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, वो मांग के आसपास उसका प्रोडक्शन होना शुरू हो जाएगा। मांग के आसपास, न कम न ज्यादा, 5-10% इधर उधर, क्योंकि अंदाजन है शुरू में, तो वो होगा तो 5-10% से इतने बड़े देश में कोई फर्क पड़ता नहीं ज्यादा, चवन्नी अठन्नी का फर्क बिल्कुल पड़ेगा। तो एक तो ये हो जाएगा। दूसरा कि और कंपनियां बढ़ानी है क्या, तो ये सरकार को पता चल जाएगा, तो प्राइवेट लोग जो चाहे वो अपनी कंपनी बढ़ा सकते हैं, और जो दूसरे लोग हैं वो भी कंपनी बढ़ा सकते हैं। लोन सरकार देगी, जगह सरकार प्रोवाइड कराएगी, मशीनें इत्यादि, उसके लिए जो भी सब कुछ है वो सारा सरकार प्रोवाइड कराएगी, सब कुछ। आपको बस उसे मैनेज करना है, कोई भी नया आदमी जो है वो उसे मैनेज करेगा। और इस तरह से 8 महीने बाद यूबीआई लोगों को देने पर किन चीजों की कितनी कितनी मांग हो जाएगी, इसका इंतजाम इन 6 से 8 महीनों में सरकार कर लेगी। और फिर 6-8 महीने बाद में यूबीआई इनकम देना शुरू कर देगी, क्योंकि यूबीआई इनकम दे दी है और प्रोडक्शन ऑलरेडी हो रहा है, तो फिर महंगाई नहीं बढ़ेगी, क्योंकि मांग के हिसाब से आपूर्ति सरकार ने निश्चित कर ली। समझ गए? तो ये 2-4-5 हजार रुपए से सरकार ने शुरू किया, फिर वो हर महीने उसे वो बढ़ाती रह सकती है, और हर महीने उससे किस चीज की ज्यादा मांग बढ़ेगी तो उन उन चीजों का प्रोडक्शन मैनेज कर सकती है। और ऐसे करके 5 साल तक, ये मैं एक आइडिया बता रहा हूँ, 5 साल तक, ये थोड़ा पहले भी हो सकता है, को 2-4-6 महीने, 1 आध साल ज्यादा भी लग सकता है, तो वो अपना जो सारा प्रोडक्शन है वो उस लेवल तक पहुंचाएगी कि लोगों को 50-50 हजार भी, 1-1 लाख रुपए भी यूनिवर्सल बेसिक इनकम में दिए जा रहे हैं, तो वो हर तरह की मांग कर पा रहे हैं। बेसिक वाली मांग भी कर पा रहे हैं, और एडवांस वाली मांग भी कर पा रहे हैं, रोटी कपड़ा मकान इत्यादि से उठ के भी और दूसरी चीजों की भी मांग कर पा रहे हैं, और उनका भी प्रोडक्शन सरकार ने रेगुलेट कर दिया है। समझ गए? क्योंकि हमारे पास में कौन मैनेजर है, कितना कौन कितना एजुकेटेड है, क्या है, सारा डाटा सब सरकार के पास पहुंच जाएगा। तो सरकार उन सबको रेगुलाइज कर देगी, सबको काम पे सेट कर देगी, उनकी योग्यता क्षमता इत्यादि के अनुसार, है ना। जो लोग प्राइवेट कर रहे हैं वो कर रहे हैं, उन्हें और अपना प्राइवेट बढ़ाना है तो बढ़ा लेंगे। अभी भी जो कंपनियां हैं वो भी अपना पूरे फॉर्म में काम नहीं करती हैं, तो वो उसका पूरा फॉर्म बढ़ा देंगे, 2 शिफ्ट लगा देंगे। एक कंपनी में 2 शिफ्ट लग सकती हैं कि भाई 2 शिफ्ट में जो है काम करो तो प्रोडक्शन डबल हो जाएगा एक ही कंपनी से।
वगैरह वगैरह कई सारे तरीके हैं ये सब बढ़ाने के। तो सरकार एक तरफ यूनिवर्सल बेसिक इनकम की जो वो है उसको बढ़ाती चली जाएगी और साथ ही साथ उसका जो प्रोडक्शन है उसे उसे मैनेज करती चली जाएगी। इससे क्या होगा कि सारा डाटा सरकार के पास अब रियल आने लगेगा। 5 साल के अंदर अंदर सारा डाटा रियल आ जाएगा कि अगर हम पैसा हटाएं तो अब कितनी किस चीज की मांग हो सकती है, क्योंकि 5 साल में हमने इतना पैसा यूनिवर्सल बेसिक इनकम के रूप में लोगों को दे देना है कि अब कोई चीज उनकी मांग से बाहर ना बचे। और गाड़ी वाड़ी ये जो है इनको कर देना है सोशल, इन पर रोक लगा देनी है। अब तक जो प्राइवेट हो रखी है ठीक है, इसके बाद जो है टैक्सी के रूप में ही लोग उसको ले सकेंगे। ट्रांसपोर्ट जितना भी है, चाहे वो बाइक हो, चाहे वो कारें हों, वो सब सोशल सरकार जो है उसको अवेलेबल कराएगी। ऐसे ही समझ रहे, सबके कार्ड बने होंगे, जो जितना उन चीजों को इस्तेमाल करेगा उसके कार्ड से उतना पैसा कटता रहेगा। ऑनलाइन एक सिस्टम होता है। तो वो आप देखते भी हैं कई कई कंपनियों ने वो वैसे साइकिल रखी हुई हैं, किसकी बैटरी वाली और उसमें एक सिस्टम रहता है इंटरनेट के साथ में जो उसे ले जाता है। तो एक कार्ड सिस्टम रहता है, तो वो कार्ड सिस्टम से उनके पैसे भी कटते रहते हैं, जितना वो उसका इस्तेमाल करते रहते हैं। और साइकिल भी उनको खरीदनी नहीं पड़ती है ना। ऐसे कई कई सिटी में भारत में भी, दिल्ली में आप जाएंगे कुछ जगह ऐसा है, लेकिन अब अब वो अकेले ऐसे चलता नहीं है। जब सबके पास है तो उनका कोई इस्तेमाल बहुत कम लोग करते हैं, वो ऐसे फालतू में पड़ी रहती हैं अभी तो। लेकिन जब सरकार प्राइवेट इनकी बिक्री पर रोक लगा देगी और जो कोई प्राइवेट लोग बना रहे हैं कंपनी में, वो सरकार खरीदेगी उनसे, पब्लिक नहीं। इस तरह से होगा क्या कि लगभग वो सारी चीजें जो हैं 5 साल में सरकार सारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्रिएट कर लेगी, या तो खुद करेगी या तो करवा लेगी। हम आएंगे तो हम तो खुद ही करेंगे, माने जब हम लोग आएंगे, क्योंकि हम लोगों को तो सब कुछ सरकारी ही करना है। लेकिन अभी की जो सरकार है उनके पास दोनों विकल्प हैं कि वो प्राइवेट ऐसा करवा सकती है या सरकारी ऐसा कर सकती है, या कुछ प्राइवेट कुछ सरकारी, जैसे उनको सेट लगे, जो उनकी स्थिति हो वैसा वो कर सकते हैं। दोनों तरह से ये संभव है। क्या सर, ऐड रन करो? ऐड रन हमारे यहाँ तो अभी शायद लाइव में ऐड नहीं होती ना भाई। ऐसा करने से क्या होगा कि उतना इंफ्रास्ट्रक्चर लगभग हर चीज का बन जाएगा। और जब हमारी सरकार आएगी, मतलब हम लोग आएंगे, हम लोग तो सिटी सिस्टम बनाएंगे, मतलब सिटी बना, ये सब करने के साथ साथ जो ये यूनिवर्सल बेसिक इनकम है ये तो चल रहा होगा, इसके साथ साथ सिटी बनने शुरू हो जाएंगे। 10 से 20-20 लाख लोगों के रहने के हिसाब से सिटी बनने लगेंगे, जो 5 साल में लगभग 600-700 सिटी में भारत की जो पूरी जनसंख्या है वो सेट हो जाएगी। ठीक है। तो फिर इससे होगा क्या कि जितनी बेरोजगारी है वो सब खत्म हो जाएगी, क्योंकि मांग बढ़ जाएगी बहुत ज्यादा। और इसमें टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल होगा खूब, तो आदमी के हिस्से में काम भी कम आएगा। और जब सरकार इसको अनाउंस करेगी तो जॉब तो तभी से बढ़नी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि कंपनियां खुलेंगी, नई मशीनें बनेंगी, नई मशीनें आएंगी वगैरह वगैरह। किसान भी और ज्यादा जो है प्रोडक्शन में लग जाएंगे, क्योंकि किसान का प्रोडक्शन आता भी 3 महीने 6 महीने साल भर के बाद ही है। क्योंकि अब उसको पता है कि उसकी चीज की मांग बढ़ने वाली है। मांग भी बढ़ने वाली है, कॉस्ट भी बढ़ने वाली है, क्योंकि मांग बढ़ेगी तो कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो तो आप देख रहे हो कि ऐसा करने से क्या होगा। ऐसा करने से बेरोजगारी ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगी धीरे धीरे, चरणों में, हर महीने। और 5 साल में टोटल बेरोजगारी खत्म, टोटल गरीबी खत्म। और हमारे वाले सिस्टम में तो सिटी बस जाएंगे तो लोग सिटी में बसना शुरू हो जाएंगे और वहां ये चीजें चलेंगी 5 साल तक। उसके बाद जब
लगा के अब लोगों को इतना यूनिवर्सल बेसिक इनकम जा रहा है कि अब उनको कोई चीज की कमी नहीं पड़ रही है। तब पैसा कर देंगे हम बंद, क्योंकि अब पैसे का कोई मतलब नहीं बचा। अब लोगों को सामान सीधा मिलेगा, उन्हें जो सामान चाहिए। ऐप भी ऐप में भी सब लोग एनरोलमेंट हो जाएंगे, सब लिस्टेड हो जाएंगे। और जो उस समय तक प्राइवेट कंपनियां रहेंगी वो भी सरकारी हो जाएंगी उसके बाद। तो संपूर्ण समाधान व्यवस्था में तो सब कुछ सरकारी ही हो जाएगा, प्राइवेट खत्म हो जाएगा पूरा। लेकिन आज की जो सरकारें हैं वो इसको सरकारी और प्राइवेट दो अलग ढंग से वो इसको रन कर सकती हैं। अब आप बोलेंगे कि भाई प्राइवेट लोग जो हैं उनको ऐसा लोन देना और सब देना, और उनका कभी नुकसान हुआ तो कुछ हुआ तो क्या होगा। तो इस सब की गारंटी सरकार लेगी कि जितने प्रोडक्शन की बात हम आपको बता रहे हैं, मैंने हमने सर्वे किया और इस चीज का इतना प्रोडक्शन हो, इतनी मांग हो जाएगी तो आप कि भाई साहब हमें हमें लॉस हुआ तो हमारा सामान नहीं बिका तो क्या होगा फिर। तो उसकी गारंटी जो है वो सरकार लेगी। वैसे भी इन बड़ी बड़ी कंपनियों की गारंटी सरकार ही लेती है, क्योंकि अगर कोई बड़ी कंपनी नुकसान में चली जाती है, दिवालिया घोषित हो जाती है, तो उसके ऊपर बैंक वैंक का जितना सब लोन रहता है वो अल्टीमेटली फिर सरकार को ही भरना पड़ता है ना। या तो बैंक का, या तो बैंक के एक लॉस में चला जाता है ना, जिसको एनपीए बोलते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अल्टीमेटली वो सरकार ये बोले या जनता बोले इसी के ऊपर ही पड़ता है, ले दे के घुमा फिरा के। तो आज भी पड़ता ही है। लेकिन उस समय सरकार सीधे गारंटी ले लेगी कि इतने जितना लाभ आपको अभी हो रहा है उतना लाभ आपका, इससे ज्यादा जो लाभ होगा आपका वो सीधा सरकार के खाते में जाएगा। क्योंकि ये सारा प्रयास सरकार कर रही है, सरकार के प्रयास से मांग बढ़ेगी, सरकार के प्रयास प्रयास से आपकी गारंटी हो रही है कि आपको कोई कोई भी किसी भी तरह का लॉस होगा सरकार भरेगी। और सबकी सैलरी भी पहले की तुलना में बढ़ जाएंगी जो लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि अब काम पर्याप्त है, इनकम पर्याप्त हो रही है। तो वो बढ़ी हुई सैलरी सरकार जो है, जो सरकार को आय होगी उनके प्रयास से, वो उससे जाएगी। प्राइवेट कंपनी वाले जितना दे रहे होंगे वो तो उतना दे ही रहे होंगे, है ना। इस तरह के कुछ अमेंडमेंट करने पड़ेंगे नियमों में भी, क्योंकि सरकार कोई काम बिना नियम के नहीं करती है। तो उसे इस तरह के अमेंडमेंट करने पड़ेंगे कि आज के बाद में जितना भी लोन चाहिए वो सरकार प्रोवाइड कराएगी, उस वो सरकार के हाथ में रहेगा। जो कोई लोग प्राइवेट लोन ले रहे हैं उसकी गारंटी भी सरकार की रहेगी। समझ रहे हो सारी चीजें। और सारा रेगुलेशन सरकार करेगी। हाँ, इस रेगुलेशन को कोई तोड़ेगा वोड़ेगा तो उसके वो दंडों का प्रावधान कर सकती है, कोई इसमें बेईमानी बेईमानी करेगा, वैसे करने की कोई जरूरत है नहीं है, क्योंकि सबका काम चौकस चल रहा होगा, चकाचौक चल रहा होगा, तो कोई ऊटपटांग काम करेगा नहीं। लेकिन अगर कोई करेगा, क्योंकि अभी तो कर ही सकता है ऐसी व्यवस्था में, तो उनको जो है सरकार का जो भी दंड दंड प्रावधान हो वो उनको दंडित के प्रावधान बना सकती है उन्हें रोकने के लिए, या बने भी हुए हैं ऑलरेडी। तो इस तरह से जो भी लोग कंपनी खोलेंगे उनका डर खत्म हो जाएगा। और वैसे भी उनके जेब से ना कोई जा रहा ना आ रहा है, उनको तो सैलरी मिल रही होगी मैनेजर वगैरह की या प्रबंधन करने की जो भी है, और बाकी लोग जो वहां काम करेंगे। तो धीरे धीरे बेरोजगारी तो खत्म हो जाएगी। समझ रहे हो सारी। और ऐसी चीजें हैं जैसे शिक्षा है, चिकित्सा है, खाना है, ये सरकार सार्वजनिक रूप से भोजनालय खोल देगी जगह जगह, कि ताकि कोई भूखा ना रहे भाई साहब, कोई ना रहे भूखा, है ना। ये यूनिवर्सल बेसिक इनकम देने के अलावा इन चीजों को कर देगी मुफ्त। और टैक्स वैक्स सब हटा देगी, कोई टैक्स वैक्स की जरूरत नहीं है, एक सिंगल टैक्स की जरूरत नहीं है। आप कहोगे फिर सरकार को कहां से इनकम होगी। सरकार को ये जितनी सारी मांग बढ़ रही है, समझ रहे हैं,
वो उससे जितनी इनकम होगी वो सब सरकार को ही जाएगी। सरकारी रूप से भी और कहीं प्राइवेट फर्म में हो रही है तो उनकी भी जो अपनी आज तक की जो इनकम है उससे जितनी ज़्यादा होगी वो सब सरकार के अकाउंट में जाएगी। तो सरकार उससे प्लस और जितने पैसे की ज़रूरत है, वो जारी करके आरबीआई से जारी करा के और वो पैसा समाज में तब तक जारी करती रह सकती है जब तक के एक उस पीक पर ना पहुँच जाए। 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में उस पीक तक ना पहुँच जाए। जैसे ही वो वहाँ पीक तक पहुँचेगी तो फिर आज वाली जो व्यवस्था है वहाँ अपनी यूनिवर्सल बेसिक इनकम को रोक सकती है क्योंकि वहाँ से आगे ज़रूरत नहीं क्योंकि तब लगभग सब लोग रोज़गार पे लग चुके होंगे, है ना? तब जो है बुजुर्गों को और बच्चों को उनके लिए वो फ्री और वो इस तरह की अमेनिटी जो है चला के रख सकती है और वहाँ पे एक एक पीक वाली जो यूनिवर्सल बेसिक इनकम है, उनको जिनके पास में जॉब नहीं है, उस समय अगर कोई रह जाते हैं या असहाय हैं, या बुजुर्ग हैं, रिटायर्ड हैं, बच्चे हैं, वगैरह-वगैरह उन सबको वो तब भी जारी रखे रख सकती है। ये है यूनिवर्सल बेसिक इनकम का पूरा जो इसको चर्चा बोले कि पूरी चर्चा है। इसमें कुछ एक चीज़ें मैंने जो बताया वो सब बनाने की ज़रूरत है बस, और कुछ नहीं करना है इसमें, इतना ही करना है। आज की व्यवस्था में भी हम सुख-सुविधाओं से एक पर्टिकुलर लेवल तक हर आदमी को दे सकते हैं, बड़े आराम से। हालाँकि इसमें दूसरी कुछ प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, है ना? जो कि संपूर्ण समाधान व्यवस्था आने पे नहीं बढ़ेगी। इसमें क्या बढ़ेगी कि इसमें इसमें जो रिसाइकल है वो नहीं होता है, क्योंकि रिसाइकल को कोई भी कंपनी करेगी, कुछ भी करेगी तो वो महँगा पड़ेगा और फिर दूसरे जो वो लोग रिसाइकल नहीं करते हैं, वो प्रोडक्ट सस्ते पड़ेंगे और वो एक झंझट रहता है। तो बहुत सारे पूँजीवाद के जो अपने झंझट हैं, वो झंझट इससे खत्म नहीं होंगे। लेकिन उन झंझटों के रहते भी कम से कम आदमी एक बढ़िया, जिसको बोले एक अच्छा मीडियम क्लास, है ना? आज की दुनिया में जो एक बढ़िया मीडियम क्लास बोले तो 1 से 2 लाख रुपए की इनकम वाला घर आज के उसमें। यहाँ तक लिविंग स्टैंडर्ड हर एक परिवार का या हर एक आदमी का पहुँच जाएगा। ऐसे देश में भुखमरी, भिखमंगापन, ये वो सब खत्म हो जाएँगे। जितने आप गरीबी इत्यादि के कारण साधुओं की लाइन और ये सब आप देखते हो, वो सब अपने आप खत्म हो जाएगी। क्योंकि सब लोग रिस्पेक्टेड लाइफ जीना चाहते हैं। माँग-माँग के कोई नहीं जीना चाहता है। ये है यूनिवर्सल बेसिक इनकम। इसमें सरकार को ये 4, 5, 6 चीज़ें जो मैंने बताई हैं, बस वो करने की ज़रूरत है कि पहले अनाउंस करने की ज़रूरत है, फिर इस तरह का ऐप बना देने की ज़रूरत है, उन ऐप में सबको लिस्टेड कर देने की ज़रूरत है, सबका बैंक अकाउंट खोल देने की ज़रूरत है, सबका मतलब सबका। आज का पैदा भी बच्चा है, उसका भी। माने कोई ऐसा नहीं होगा कि जिसका अकाउंट नहीं हो, उसकी उम्र इत्यादि के साथ और उसके हिसाब से उसकी यूपीआई इनकम सरकार उसमें जो है वो ट्रांसफ़र अपना करेगी और कंपनियों को रेगुलाइज़ करेगी, किसानों को रेगुलाइज़ करेगी। इससे सरकार की इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ेगी तो जो सामाजिक काम है, चिकित्सा, शिक्षा वगैरह, लोगों को टेंट वेंट देना, क्योंकि बिल्डिंगें बनने में समय लगता है, तो तुरंत टेंट देना, तुरंत भोजनालय भोजनालय तो पहले दिन से स्टार्ट हो सकता है ना? जैसे ही सरकार आए, भोजनालय तो हर जगह एक पर्टिकुलर दूरी में भोजनालय स्टार्ट हो जाए कि भैया यहाँ भोजन है, जिसको खाना है वो यहाँ खा सकता है। जिनको भी लगे कि जिनके पास नहीं है, जो भी कोई आए, कोई पूछना-गछना नहीं कि कौन आया, कौन नहीं आया, क्या है वगैरह-वगैरह, है ना? दो कुछ ही दिनों में पता चल जाएगा कि वहाँ कितने लोग आ रहे हैं खाने के लिए, तो उस हिसाब से लोग जो हैं वो अपना रोज़ बना-बना के तैयार करते रहेंगे। ये चीज़ें, इस दौरान कितने हॉस्पिटल चाहिए, कितने स्कूल चाहिए, कितना क्या चाहिए। शुरू में स्कूल जो है वो टेंट में पढ़ा सकते हैं, धीरे-धीरे बिल्डिंग बनेगी, तो जब बिल्डिंग बन जाएगी तो उसमें स्कूल शिफ्ट हो सकता है, स्कूल है, कॉलेज हैं
उसमें जो कंप्यूटर चाहिए, जो भी सब चाहिए, डेस्क चाहिए, फर्नीचर चाहिए, टीचर चाहिए, वगैरह-वगैरह सब, और सबको अच्छी सैलरी। ये टुच्ची-मुच्ची सैलरी देके जो है वो करीब रखने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने आपको यूपीआई इनकम से संबंधित लगभग-लगभग मोटी-मोटी सारी बातें बता दी हैं। अब वो मैं यहाँ लिंक डालता हूँ, किन्हीं को कोई सवाल हों तो वो मुझसे जो है उन सवालों को पूछ सकते हैं। तो आपके जो सवाल होंगे, अब मैं उसके आधार से आगे आपको इसमें जो भी कुछ रह गया होगा और, तो आपको बताने का प्रयास करूँगा। आप कोई सवाल पूछेंगे कुछ भी तरह का, तो वो कैसे इसमें एड्रेस होगा, कैसे उसको क्या करेंगे, वो मैं आपको बता दूँगा। जो बारीक बातें हैं या कोई बात बताने से छूट गई होगी। जी, तो मैंने लिंक डाल दिया है, इसको पिन कर दिया है। कोई भी इस लिंक से यहाँ जुड़ के और इसमें सवाल पूछ सकते हैं। पारामाउंट जी कह रहे हैं कि सर मुझे तो लग रहा है न्यू व्यवस्था से बस गरीबों का भला हो रहा है और अमीरों का नुकसान। हाँ, तो आप थोड़ा आके बताएँ कि अमीरों का क्या नुकसान आपको लगेगा? क्योंकि आपने कोई नुकसान नहीं बताया, है ना? गरीबों का भला तो समझ में आ रहा है कि उनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़िया हो जाएगा। लेकिन अमीरों का लिविंग स्टैंडर्ड में क्या कमी आ जाएगी, तो वो आप बता नहीं रहे। क्योंकि लिविंग स्टैंडर्ड से ही, वही लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा हुआ, इसी को लाभ बता रहे हैं आप, जो भला बता रहे हैं, और तो कोई भला है नहीं ना। तो अमीरों का भला भी इसी में देखा जाएगा कि क्या उनका कोई लिविंग स्टैंडर्ड कम हो जाएगा क्या? अगर कम हो जाएगा तब फिर नुकसान है, और कम नहीं होगा तब तो कोई नुकसान नहीं है। उनका नुकसान आप बताएँगे तो समझ में आएगा कि क्या नुकसान हो सकता है भाई उनका। कह रहे हैं महँगाई कैसे कम होगी? महँगाई तब होती है जब कोई प्रोडक्ट की आपूर्ति कम हो और उसकी माँग ज़्यादा हो, तब वो महँगाई होती है ना? महँगाई का दूसरा कोई कारण नहीं होता। महँगाई का कारण क्या है कि कोई प्रोडक्शन कम है और उसकी माँग ज़्यादा है, तो उस वो चीज़ महँगी हो जाती है। जैसे आप अभी भी देखते हो, कभी टमाटर, आलू आप देखते हो ना, टमाटर महँगे हो गए, आलू महँगे हो गए, प्याज महँगी हो गई, ₹200 किलो। या कोई, जैसे जब सब्जियों का मौसम आता है तो सब्जी सस्ती हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि आपूर्ति ज़्यादा होती है। जब सब्जियों का मौसम नहीं रहता है तब वो सब्जियाँ महँगी हो जाती हैं। क्यों हो जाती हैं? क्योंकि तब आपूर्ति कम हो जाती है, माँग तो उतनी ही रहती है। तो माँग और आपूर्ति के अनुपात से महँगाई और सस्ताई होती रहती है। तो वहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि सब रेगुलाइज़ रहेगा, कोई भी किसान ऐसा कोई प्रोडक्शन नहीं कर रहा होगा कि जिसकी माँग ही नहीं है। और कोई भी किसान ऐसा प्रोडक्शन नहीं कर रहा होगा कि जो माँग से ज़्यादा पैदा कर रहा होगा, वो रेगुलेशन की वजह से। उसे पता रहेगा, किसान को भी पता रहेगा, सरकार को भी पता रहेगा कि अभी कौन-सी फसल है, जिसको अभी हम और पैदा कर सकते हैं। मतलब अभी उसका टारगेट पूरा नहीं हुआ है ऐप में, है ना? जैसे मान लो कि भई 10 लाख करोड़ किलो गेहूँ चाहिए, तो उसमें सब लोग अपने किसान बताते जा रहे हैं कि भई 1000 किलो हम पैदा करेंगे, 10,000 किलो हम पैदा करेंगे, ऐसा। तो वो उसमें से घटता जाएगा जो टारगेट है। तो टारगेट जैसे ही ज़ीरो हो जाएगा तो समझ लो कि जितना गेहूँ चाहिए था, उतना गेहूँ किसान पैदा करने में लग गए। उन्होंने ले लिया अपना-अपना काम। अब नया किसान जो होगा कोई, वो गेहूँ के बारे में नहीं सोचेगा, क्योंकि गेहूँ का की जितनी माँग हो सकती है, उतनी आपूर्ति के लिए उतना प्रोडक्शन उतने किसानों ने हाथ में ले लिया। अब जो दूसरी चीज़ों में टारगेट बचे होंगे, वो किसान उसमें देखेगा। और ऐसे करके टारगेट पूरे होने तक के हिसाब से ही किसान जो हैं, वो अपना प्रोडक्शन निश्चित करेंगे। तो टारगेट से ज़्यादा कोई पैदा ही नहीं करेगा, टारगेट से कम कोई पैदा नहीं करेगा, तो माँग आपूर्ति का बैलेंस रहेगा, तो ना महँगाई होगी और ना सस्ताई होगी। ऐसे है। क्या होगा जब सभी फ्री बीज खत्म कर दे सरकार, तो गरीबी ज़्यादा बढ़ जाएगी। गरीबों का जीना और ज़्यादा मुहाल हो जाएगा, ये हो जाएगा। और गरीबी बढ़ेगी तो अपराध बढ़ जाएँगे, मार-काट बढ़ जाएगी, चोरी-चकारी बढ़ जाएँगी, क्राइम बढ़ जाएगा, ये सब बढ़ जाएँगे। आत्महत्याएँ ज़्यादा बढ़ जाएँगी। समझ रहे हो? मतलब जितनी नेगेटिविटी समाज में होती है, वो उसकी उसकी परसेंटेज बढ़ने लगेगी। क्योंकि वो ज़िंदा रहने के लिए कुछ तो करेगा, या तो सुसाइड करेगा, इससे सुसाइड की संख्या बढ़ेगी, या फिर कुछ इल्लीगल करेगा,
क्योंकि लीगल तो जितने जॉब हैं उससे ज़्यादा बढ़ेंगे नहीं, बल्कि और कम हो जाएंगे। अगर सरकार ने फ्री बीज खत्म कर दी, तो सरकार जितना फ्री दे रही है वो मांग भी खत्म हो गई, क्योंकि किसी के पास पैसे तो है नहीं कि उतना भी खरीद ले। तो वो मांग खत्म हो जाएगी, तो किसानों के बहुत सारे प्रोडक्ट मटिया मैट हो जाएंगे। आज जैसे गेहूं 20 रुपए किलो, 30 रुपए किलो ऐसा बिक जाता है, क्योंकि सरकार उससे खरीद लेती है एमएसपी पे। तो तब वो गेहूं 10 रुपए किलो, 12 रुपए किलो बिकेगा। समझ रहे हो? तो किसानों की आत्महत्या हो जाएंगी, किसानों के लाभ कम हो जाएंगे। तो कुल मिला के गरीबी का परसेंटेज, गरीबों का परसेंटेज बढ़ने लगेगा। ये सब उल्टा उल्टा सब हो जाएगा। तो एक एक तरह से ये इस लेवल तक पहुंच सकता है कि गृह युद्ध छिड़ जाए, क्योंकि अगर गरीबी एक लेवल से ज्यादा बढ़ गई तो मारकाट शुरू हो जाती है आपस में, छीना झपटी, चोरी चकारी, ये सब शुरू हो जाता है, और लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल खड़ा हो जाता है। सर, आज की जिंदगी में जो फायदा अमीरों को मिल रहा है, नहीं मिलेगा। क्या फायदा? आप फायदा का नाम तो कुछ बता नहीं रहे हो। जो फायदा मिल रहा है मतलब क्या? लिविंग स्टैंडर्ड उनके पास जो है, वो तो उनका उनका वही रहने वाला है, उसमें तो कोई अंतर आएगा नहीं। तो क्या नुकसान हो जाएगा? उनकी जो ग्रोथ और इज्जत मिलती है वो नहीं मिलेगी। इज्जत काहे की? इज्जत कौन देता है उनको? इज्जत सब गालियां ही देते हैं। 144 करोड़ में 70%, 80% से ज्यादा गरीब हैं, वो अमीरों को गालियां ही देता है। आपने कहाँ देखा कि उनको कोई इज्जत मिलती है? पता नहीं कौन सी इज्जत की बात कर रहे हैं। और ये अमीरों को भी पता है कि उन्हें जो सलाम कर रहे हैं वो पैसे के चक्कर में कर रहे हैं, तो पैसे को सलाम कर रहे हैं, उनको नहीं। उनके वहां से जाते ही बोलते हैं, "पैंचोद साला चला गया।" क्योंकि काहे का सलाम भैया? तो ये सब अमीरों को भी पता है, और उनको ये चाहिए भी नहीं है। अब ये तो आदमी जबरदस्ती दिए चले जा रहा है, वो लिए चले जा रहे हैं बिना मतलब के। ये थोड़ी चाहिए, आदमी को अच्छी जिंदगी चाहिए भाई। वो नहीं मिलेगा। और इंसान किस चीज को अचीव करने की कोशिश करेगा जब सारी चीज पास है? तो और क्या करना है फिर? अचीवमेंट जीवन का उद्देश्य थोड़ी है। अचीवमेंट का मतलब ये है ना, जो नहीं है वो मिले, और जो चाहिए वो मिल रहा है, तो फिर और क्या अचीव करना है? अल्टीमेट अचीवमेंट हो गया। भाई जैसे आपके पास रोटी है, जब तक रोटी नहीं थी तो रोटी अचीव करनी थी। अब रोटी मिल गई, तो अब क्या करना है? रोटी में मिल गई, अब एंजॉय करो उसे। अब रोटी का अचीवमेंट थोड़ी करना है, अचीवमेंट करना थोड़ी ना उद्देश्य था। मतलब सब सरकार के भरोसे है, और बच्चे पैदा करेंगे। बच्चे नहीं पैदा करते, यही तो आप लोगों की भूल है। और भूल क्या है? अब आप लोग पढ़ते लिखते नहीं हो, तो आपकी भी क्या गलती है? क्योंकि आपके पास भी कहाँ समय है अपने जीने से समय निकले, अपने जीने का की जो वो है जद्दोजहद, और उसे पूरा करने से समय मिले, तो आप लोग कोई डाटा वाटा देखो भी। जितने दुनिया के अमीर देश हैं जहाँ पे लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा है, वहाँ सरकारें कहती हैं कि बच्चे पैदा करो, पैसे भी देती हैं बच्चे पैदा करने के लिए, पालने के लिए, तो भी लोग नहीं नहीं पैदा करते। अब क्यों नहीं करते? क्योंकि बच्चे पैदा करना एक जिम्मेवारी है। बच्चे पैदा करोगे तो आपको ज्यादा समय बच्चों को देना पड़ेगा देख रेख के लिए, और आपको जो सुख सुविधाएं एंजॉय करनी है वो नहीं कर सकोगे। है ना? आप सिनेमा नहीं जा सकोगे, आप कहीं घूमने जाना है, घूमने नहीं, क्योंकि छोटे बच्चे के साथ में बड़ी दिक्कत होती है ये सब करने में। तो तब कोई बच्चा पैदा करेगा तो 35-40 साल की उम्र में करेगा, क्योंकि उसके बाद फिर स्त्रियों को बच्चे नहीं होते, तो इसलिए भाई एक आध कोई करेगा, तब करेगा। तो इससे पॉपुलेशन गिरेगी। अगर आप लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा दे, अब जैसे अमीरों को देख लो, अमीरों के कहाँ बच्चे होते हैं? देखो अंबानी अडानी के कितने बच्चे हैं? अमीरों के बच्चे नहीं होते, क्योंकि वो बच्चे पैदा करेंगे जो लाइफ का एंजॉय वो करें। क्योंकि अगर उन्होंने 10 बच्चे पैदा कर लिए, तो कितना ही बड़ा अमीर सही, बच्चों से ही टाइम नहीं निकलेगा उसको। समझ रहे हो? तो वो दूसरा एंजॉय कर ही नहीं पाएगा, संभव ही नहीं होंगे उसके लिए।
तो अब गरीबी में एक ही एंजॉय बचता है भाई, सेक्स, और तो कुछ है नहीं, क्योंकि वो तो बीवी के रूप में मिल गया, तो दे दनादन लगे रहता है उसमें, तो बच्चे पैदा होते रहते हैं। ऐसे भी होते रहते हैं कि भाई ज्यादा बच्चे पैदा कर लो, पता नहीं कौन सा बच्चा अमीर हो जाए, कौन सा बच्चा ज्यादा बुद्धिमान निकल आए, पढ़ पढ़ लिख जाए, आईएएस बन जाए, कुछ ऐसी आशा में फिर बच्चे पैदा किए जाते हैं। जब आपकी जिंदगी झकास है तो अपनी जिंदगी जियोगे, अब तो कोई आशा करनी नहीं है किसी से कि भाई 5-10 बच्चे पैदा कर लो, कोई एक लायक बच्चा निकल आएगा तो हमारी लाइफ बन जाएगी बुढ़ापे में, ऐसा कोई चक्कर है नहीं। तो जिन भी वजहों से बच्चे पैदा होते हैं अमीरों के पास या अच्छी लिविंग स्टैंडर्ड में, वो वजह समाप्त हो जाती है, तो जनसंख्या बढ़ना बंद हो जाता है। और ये यही नहीं जिनको आप बोलते हो मुस्लिम मुस्लिम, जितने अमीर देश हैं मुस्लिम, वहां भी जनसंख्या बढ़ती नहीं है बाबा, जाके देखो। अमीर कोई जनसंख्या नहीं बढ़ाते हैं, कोई एक आध कोई धार्मिक किसी को पागलपन कुछ हो तो अलग बात है, या किसी को बच्चे बहुत ज्यादा ही लगा प्यारे हों, उस तरह का कोई इक्का दुक्का आदमी रेयरली, तो अलग बात है। नहीं तो बहुतायत में कोई अमीर बच्चे ज्यादा पैदा नहीं करते हैं। वो कह रहे हैं मतलब सब सरकार के भरोसे है, भाई भरोसे तो होना ही होता है। अभी भी तो कितने भरोसे हो, अभी भी आप डॉक्टर्स के भरोसे हो, वो चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो। अगर आप बीमार पड़ गए तो किसके भरोसे? डॉक्टर के भरोसे। अगर आप शहर में रहते हो तो किसके भरोसे? किसानों के भरोसे। कुछ पैदा कर देंगे तो खा लेंगे भैया, नहीं पैदा करेंगे तो कहाँ से खाएंगे? बाल बढ़ गए हैं तो नाई के भरोसे रहते हो यार, नाई काटेगा तो कटेंगे, नहीं तो कैसे कटेंगे? तो भरोसे तो जिंदगी है ही। आप तो ऐसे कह रहे हो कि जैसे भरोसे होना मतलब, अरे भाई भाई साहब जिंदगी नरक हो जाएगी भरोसे हो जाएंगे तो भैया, ना आज भी भरोसे ही हो। बच्चे माँ बाप के भरोसे हैं, माँ बाप जो है वो सरकार के भरोसे हैं या नौकरी के भरोसे हैं, जहाँ कहीं नौकरी करते हैं। और सारे लोग सब प्रोडक्ट सर्विसेज के भरोसे हैं कि भैया व्यापारी ले आएगा तो हमें मिल जाएगा, तो ऐसे सब भरोसे भरोसे ही चलता है भैया। व्यवस्था मतलब ही भरोसे होती है। तो दुनिया में लोगों में बेभरोसे कुछ नहीं चलता है, सब भरोसे ही चलता है, वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो। तो अब सरकारी भरोसा और प्राइवेट भरोसा अलग अलग थोड़ी होता है भैया, भरोसा 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 ही है। सर अमीरों को ही तो राइट है बच्चे पैदा करने का, नहीं? भारत में तो सभी को राइट है, कोई कितने ही बच्चे पैदा करो, यहाँ कोई ऐसा कानून तो बना हुआ नहीं है। वो 10 बच्चों के लिए 10 नौकर रख सकते हैं, हाँ रख सकते हैं, फिर भी नहीं पैदा करते हैं, वही तो बता रहा हूं मैं। भैया अभी आपको क्या बताया कि अगर उन्हें 10 नौकर ही रखने हैं तो फिर बच्चे क्यों पैदा करेंगे? इसका मतलब तो बच्चों का मजा नौकर लेंगे ना, फिर बच्चे क्यों पैदा करेगा अमीर आदमी, ये बताओ ना। नहीं समझ रहे? बच्चे पैदा करने का कोई कोई टारगेट होगा ना कि भाई काहे के लिए? तो गरीब का तो बताया कि भाई वो इसलिए कि ये बुढ़ापे में हमारी देखभाल करेंगे, हमारे 4 लठ या इनमें से कोई लायक निकल आएगा तो ऐसा करेगा, उसको ये आशा है। अमीर को तो ये आशा है नहीं है, क्योंकि उसके पास तो उतना सुख सुविधाएं हैं कि वो अपना ख्याल खुद रख सकता है, 10 नौकर रख सकता है। तो काहे को बच्चे पैदा करेगा जब नौकर से वो अपना ख्याल रखवा सकता है तो। और बच्चों का भी ख्याल नौकर से ही करवाना, तो बच्चे क्यों पैदा करेगा? बच्चे पैदा करने का मीनिंग क्या हुआ फिर? लेना देना क्या हुआ? मतलब क्यों करेगा जब उसे देखभाल नहीं करनी, उसे उनके पास नहीं बैठना है, उनके साथ खेलना नहीं है, उनके साथ एंजॉय नहीं करना है, तो बच्चे पैदा क्यों करने हैं? कि बच्चे पैदा करो फिर 10 नौकर लगाओ, और 50 बच्चे पैदा करो 200 नौकर लगाओ, काहे के लिए? ये उठापटक वो क्यों करेगा? इससे उसको क्या मिलने वाला है? कुछ भी नहीं। तो बच्चा पैदा करने का उसके पास कोई कारण नहीं है। एक आध बच्चा भी वो इसलिए पैदा कर लेते हैं लोग आजकल, नहीं तो जब ठीक व्यवस्था होगी तो एक बच्चा पैदा करना, ऐसे भी बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको उस व्यवस्था में कि एक भी नहीं पैदा करते भाई साहब। क्योंकि अभी क्यों कर लेते हैं कि वो माँ बोल रही है कि कर लो, वो वंश कैसे चलेगा, इस चक्कर में भी एक आध बच्चा पैदा कर लेते हैं, वारिस चाहिए। समझ रहे हो? इस चक्कर में, नहीं तो उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है बच्चों में। उनके बच्चों को नौकर वोकर ही पालते पूलते हैं, या दादा दादी कुछ पाल पूल लें तो पाल पूल लें, उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है दूर तक भी। वो क्यों पैदा करेंगे?
आप करो कि 10 बच्चे पैदा कर लें, वो तो 10 नौकर रख सकते हैं। फिर मतलब क्या हुआ? फिर क्यों पैदा करेंगे भाई? भारत में अब जमीन नहीं है, परिवार बढ़ रहा है, बंटवारे से जमीन कम हो गया है, फिर भी समाज के दबाव से लोग शादी करते हैं, पैदा करते हैं। अब रहने के लिए जगह भी नहीं है, क्या होगा आगे? हाँ, तो वही है, जगह रहने के लिए जगह वर्टिकल की जाए। अभी जो हॉरिजेंटल सब एक एक दो दो मंजिल का मकान बना के ऐसे छत्ते की तरह फैले हैं धरती पे, वो ऐसा ना फैल के हॉरिजेंट जो वर्टिकल है उसमें रहे। बड़ी बड़ी बिल्डिंग 20 30 40 माले की सरकार बनाए, पूरी एकदम सिक्योरिटी से लैस और पूरा वहां रहे। तो अब ये जैसे आप पूरी दिल्ली देखते हो, ये पूरी दिल्ली मुश्किल से आ, एक जनकपुरी और द्वारका के क्षेत्र में ही सिमट जाएगी, बाकी सारी दिल्ली खाली हो जाएगी। उसमें आप उद्यान लगाओ, पेड़ लगाओ, बाकी दूसरी चीजें लगाओ, खाली खाली रहेगी। उससे ना जो है वहाँ प्रदूषण होगा, ना कुछ दूसरी चीजें होंगी। ऊपर से जनसंख्या इधर कम रखो दिल्ली में, और ऐसा कब होगा? जब ऐसा के जब सारे जगह शहर अलग अलग होंगे, 10 से 20 लाख लोगों के, और वहाँ सारी सुख सुविधाएं होंगी। क्योंकि अभी दिल्ली में इतनी दिल्ली या दिल्ली जैसे महानगरों में ही ज्यादा सुख सुविधाएं, तो लोग वहीं भागते हैं, क्योंकि नौकरी भी इधर ही मिलती है फिर, है ना? क्योंकि सुख सुविधाएं जहाँ, नौकरी भी वहीं। इसलिए तो ये मिसमैनेजमेंट है। तो संपूर्ण समाधान व्यवस्था में मैनेजमेंट होगा, वहाँ मिसमैनेजमेंट नहीं होगा। तो इसलिए और ये दबाव नहीं होंगे बच्चों को पैदा करने वाले, जितने भी दबावों की आप ये सब बात कर रहे हो। और जमीन पे अभी जितनी खेती होती है, वो मांग से ज्यादा पैदा होती है। इतनी मांग है नहीं खेती की, इसीलिए किसानों को ढंग से इनकम नहीं हो पाती, क्योंकि वो मांग से ज्यादा पैदा कर रहे हैं। और क्यों पैदा कर रहे हैं? क्योंकि कुछ और काम है नहीं है, सब खेती में ही लगे हैं ज्यादातर। अभी 20 25 30 साल पहले तो भारत कृषि प्रधान देश था, माने भारत में 90% से ज्यादा लोग खेती में ही लगे हुए हैं। आप सोचो, तो खेती में लगने की जरूरत क्या है? इतने कम लोग कर सकते हैं। दुनिया में दूसरे देशों में बहुत खेती पड़ी है, बहुत जगह पड़ी है, वहां से इंपोर्ट करो। क्या जरूरत है यहाँ से करने की? वहां से सस्ता भी मिलता है। हमारे यहाँ जितना महंगा पड़ता है, यहाँ से वहां वहां से सस्ता चीजें मिलती हैं, क्योंकि वहां मशीनों से होता है। तो ये मैनेजमेंट करने की बात है, और कुछ नहीं है। जब सरकार को पता था कि नोटबंदी से कोई और किसी भी तरह का लाभ नहीं होने वाला, तो फिर नोटबंदी क्यों की, और नोटबंदी से क्या क्या नुकसान हो, वो तो सब चर्चाएं टीवी पर आपने सुनी ली हैं। तो अब सरकारें हैं, कभी कभी वो नादानी में, क्योंकि सरकार में भी आदमी होते हैं तो गलतियां करते हैं, तो वैसे ही उन्होंने गलती कर ली। उन्होंने ऐसा सोचा था कि 2 नंबर का जो सब पैसा है वो सब निकल आएगा, 3 4 लाख करोड़, ऐसा सोचा था मोदी जी ने। उनकी स्पीच से ऐसा पता चलता है। लेकिन उन्होंने क्योंकि किसी से ना परामर्श किया ना कुछ किया, कर लेते तो उन्हें पता चल जाता कि भैया जो ब्लैक का पैसा रहता है, वो सब जुगाड़ रहते हैं लोगों के, वो सब उसको वाइट करा देते हैं। तो अगर आप नोटबंदी भी करेंगे तो वो सब वाइट ही हो जाएगा। इतनी अकल उनको तभी मिलती जब वो जो आर्थिक जानकार लोग हैं उनसे चर्चा कर लेते। तो की नहीं उन्होंने चर्चा, तो ये गलती की उन्होंने, है ना? तो ये, और सबसे बड़ा क्या नुकसान हुआ कि वही कि कुछ समय गरीबी का और बढ़ गया। सरोही सर, यूएलएम को आने में देरी का कारण बताएं। एक लोगों तक ये बात नहीं पहुंच रही, क्योंकि आएगा कब? जब आधे से अधिक लोग हमें वोट करेंगे तभी आएगा ना। तो आधे से अधिक लोगों तक ये बात पहुंच जाएगी तब आ जाएगा। तो ये, और आधे से अधिक लोगों तक ये बात कैसे पहुंच सकती है? वो मेन मीडिया के बिना पहुंच नहीं सकती। और मेन मीडिया में ये बात कैसे पहुंचेगी कि जब कम से कम 2 4 करोड़ लोगों तक हमारी ये बात पहुंच जाए, तो फिर मीडिया वाले थोड़ा इधर ध्यान देने लगते हैं। मीडिया का ऐसा काम करने का ढंग है कि जिनको 2 4 करोड़ लोग सुनने लगते हैं, तो मीडिया उधर जाने लगता है पूछने के, भाई क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो वगैरह। ऐसे करके वो बात मेन मीडिया में पहुंच जाती है, बस इतनी देर लग रही है। वंश आगे बढ़ाने के लिए ये मुझे सबसे इलॉजिकल रीजन लगता है। हाँ, इलॉजिकल है। भारत में बहुत सारे काम इलॉजिकल ही होते हैं भाई। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, ये सब इलॉजिकल नहीं है, ये सब होते ही हैं।
कि कोई भगवान नौकरी दिला देगा, ये इलॉजिकल नहीं है। नारियल फोड़ने से आपके दिन ठीक हो जाएंगे, ये इलॉजिकल नहीं। तो भारत में बहुत सारे इलॉजिकल काम होते हैं, इलॉजिकल ही है लेकिन करते ही हैं ऐसा। क्या फ्यूचर में यूएलएम के लाने के लिए पॉलिटिकल पार्टी में एक आम सहमति बन सकती है? ऐसा कोई संभावना है कि हाँ, बिल्कुल बन सकती है, क्योंकि अल्टीमेटली वो भी तो सबका भला ही चाहते हैं। और दूसरा कि अभी तो सब अलग-अलग प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि आपस में सारी पार्टियां एक दूसरे के विपरीत रहती हैं। जब हम पार्टी के रूप में आएंगे तो हम किसी के विपरीत नहीं होंगे। हमने अपना एक एक विकल्प बता दिया और सारी पार्टियों के लोगों को, प्रवक्ताओं को हम लोग आमंत्रित करेंगे अपने चैनल पे बात करने के लिए। वो आएंगे भी, जब आमंत्रित करेंगे तो कोई मना तो करेगा नहीं। जब आएंगे उनसे बात होगी और ये बात उनकी भी समझ में आएगी, और हम लोग तो समझा ही रहे हैं, समझ ही रहे हैं, और जनता उस समय तक, बहुत सारी लोग जनता समझ चुकी होगी, तो उन जनता का भी प्रेशर रहेगा पार्टीज के ऊपर, है ना? तो इस तरह की प्रस्तावना को हम लोग, ये प्रस्तावना देंगे कि सारी पार्टियां मिलके इस पर डिस्कशन करें, खूब महीना 2 महीना खूब खांजवान चलेगी इसी पर, कि सारे पार्टी के प्रवक्ताओं को बुला लेंगे, या जो भी उनमें से आना चाहें, 2 4 10 लोग हर एक पार्टी से, छोटी पार्टी हो बड़ी पार्टी हो, और एक बड़े से हॉल में, या एक बोले तो स्टेडियम में पूरा प्रोग्राम होगा, 2 3 4 महीने जितना भी चले, कि भैया यहाँ सारी पार्टियां मिलकर तय करो कि कौन सा सिस्टम बढ़िया है, और जिसके पास भी सिस्टम हो यहाँ प्रेजेंट करो, और उसका लाइव टेलीकास्ट हो रहा होगा दुनिया को। भारत में 18 भाषाएं हैं, हर भाषा में उसका ट्रांसलेशन लाइव टेलीकास्ट हो रहा होगा, पूरी दुनिया में उसका लाइव टेलीकास्ट हो रहा होगा, जगह जगह इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, सब जगह के जो जो लोग सुनना चाहें, समझना चाहें, तो वो उसको सुनते रहेंगे कि यहाँ कौन कौन क्या क्या प्रस्तावना दे रहा है, उस प्रस्तावना में कितना जान है। जिनको क्वेश्चन पूछने हैं या क्वेश्चन पूछने के लिए सम्मिलित होना चाहते हैं, वो क्वेश्चन पूछने के लिए सम्मिलित हो सकते हैं। ऑनलाइन भी वो अपने क्वेश्चन भेज सकते हैं, वहां से भी क्वेश्चन कलेक्ट किए जाएंगे, और इस तरह से अल्टीमेटली ये डिसाइड हो जाएगा कि कोई एक प्रस्तावना सबसे बेहतर, या कुछ प्रस्तावनाओं को मिला के कोई एक बड़ी प्रस्तावना सबसे बेहतर रूप से सामने आ जाएगी, और सारी पार्टी उसको लेके चलेगी। सारी पार्टी लेके चलेंगी का मतलब पार्टी सिस्टम खत्म। समझ गए? ऐसे करके तो सारी पार्टी मर्ज हो जाएंगी, विलय हो जाएंगी एक ही में, या बोले तो पार्टी हट जाएगी, क्योंकि मर्ज हो जाओ तो नहीं, हो जाओ तो वो एक ही बात है। इस तरह से जो है, तो इसकी संभावना है। अच्छा, ऊपर कुछ रह गया क्या इसमें? हाँ, हो गया। देरी का जो भी कारण होगा उस पे चर्चा जरूरी है। हाँ, चर्चा यही है कि अभी हमारे पास इतना संसाधन नहीं है, क्योंकि अभी हम मेन मीडिया में जाएं या यूट्यूब को बोलें तो वो एडवर्टाइजमेंट के लिए पैसे मांगते हैं, तो अभी वो हमारे पास है नहीं। तो बड़ी अभी जो कमी है वो यही है। अगर अगर हमारे पास पर्याप्त पैसे हो, या कोई जब ऐसे लोग जुड़ जाएंगे जिनके पास पर्याप्त पैसे हैं, तो इसके ऊपर मूवीज बन सकती हैं, जो सिनेमा हॉल में लगाई जा सकती हैं, और उसके थ्रू इसकी बातों को समझाया जा सकता है, वगैरह वगैरह बहुत सारे तरीके। तो संसाधन ही एक मात्र कारण है उसका। सर, मेरी 4 बेटी हैं, तो क्या बेटा जरूरी है? उत्तराधिकारी के लिए लोगों का सुनना पड़ता है, क्या सलाह दे सकते हैं? नहीं, कोई जरूरी नहीं है, जैसे अभी ऊपर बताया कि ये सब लॉजिकल चीजें हैं, कोई जरूरी नहीं होता है। जैसे मैं हूँ, मेरी एक बेटी है बस, है ना? तो इस सब का कुछ नहीं। मेरा छोटा भाई है, उसका एक बेटा है, केवल एक ही बच्चा है। मतलब अभी हमारी वाली पीढ़ी है, वो हमारे घर में हमारे एक चचेरे भाई को एक बेटा बेटी है। मेरी जो दोनों बहनें हैं, तो दोनों को एक बेटा बेटी, एक को तो जुड़वाई हो गए थे एक बार में, उसके बाद उसने नहीं किए। दूसरी को एक बेटा एक बेटी है, और हमारे बाकी जो सब चचेरे भाई हैं, उन सबको एक एक ही बच्चा है। तो कोई नहीं कर रहा है, कोई अंश वंश कुछ नहीं होता। काहे का अंश वंश? तो अगर आप सलाह मांग रहे हैं तो यही सलाह है कि कोई जरूरत नहीं है, और लोग बोलते रहते हैं खामोखा, बिना मतलब के।
ये पुरानी सोच चली आ रही है कि उस समय क्योंकि बहुत सारी चीज़ें थी धार्मिक रूप से कि लड़का ही अग्नि आपके शव को अग्नि देगा, ये देगा, वो देगा और बेटी तो अ, ससुराल चली जाएगी, आपका यहाँ नाम लेवा कौन है वगैरह-वगैरह इस तरह की बातें पहले सब चलती थी। जो पुराने धर्म में इस तरह की बातें होती थी, तो वो अब सब खत्म हो गई हैं, तो उनका कोई मतलब नहीं। लेकिन पारंपरिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से अभी भी ये बातें बैकवर्ड लोगों में बची हैं, तो वो लोग इस तरह की बातें करते हैं, तो उन पर ना ही ध्यान दें, ये बात है। सर कैसी बात कर रहे हो? मोदी जी 150 करोड़ लोगों को पीछे छोड़ के जिस पोस्ट पे बैठे हैं, वो गलती करेंगे। इतनी बड़े डिसीजन लिए बिना हाँ, क्यों नहीं? तो उन्होंने खुद ही बोला कि उन्होंने किसी को नहीं बताई ये बात। रात को अचानक उन्होंने ये डिस और कोई एक आध से किया होगा तो एक आध से कोई मतलब नहीं होता ना, इतना बड़ा मैटर है, तो भैया ओपनली बहुत बड़ी टीम से इसका वो करना चाहिए था। बाद में आके टीवी में आके किसी ने भी नहीं बताया कि उनको पता था कि मोदी जी नोटबंदी करने वाले हैं। खुद मोदी जी ने बोला कि मैंने किसी को नहीं बताया और मैंने यूं 8 बजे क्या आज सुबह रात 12 बजे से ये नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे उन्होंने देखो उन्होंने क्या सोचा था। उन्होंने ऐसा सोचा था कि इसका कोई बहुत बड़ा फायदा होने वाला है और इसका फायदा मैं उठा लूं व्यक्तिगत तौर से। इस चक्कर में वो हीरो बनने के चक्कर में उन्होंने ऐसा कर दिया, है ना? ये बात है। और मोदी जी भी कोई बहुत हाई फाई कोई एजुकेटेड आदमी तो है नहीं है भाई, कि भाई कोई बहुत हाई फाई एजुकेटेड बड़े चेतना प्राप्त इस स्तर को व्यक्ति तो है नहीं ऐसे। एक आरएसएस के संगठन से निकले हुए व्यक्ति हैं कि जितनी उनकी बुद्धि सोच समझ है उस हिसाब से वो दुनिया का भला करना चाहते हैं। उनको लगा कि इससे कुछ हो जाएगा तो उन्होंने प्रयास किया, परिणाम से पता चला कि गलती है, बस इतनी सी बात है। यूएलएम व्यवस्था में पैसे का ना होना इंटरेस्टेड है। हाँ जी, बिल्कुल। क्योंकि पैसा तो वैसे भी मीडियम है ना, खरीदने बेचने के लिए मीडियम होता है। यूएलएम व्यवस्था में खरीदना बेचना ही नहीं है तो इसलिए वहां पैसे की जरूरत नहीं है। और पैसा रखने से बहुत सारी समस्याएं पैदा हो रही हैं, वो मैंने जो शुरू में अर्थशास्त्र वाला शिविर था उसमें बताया ही था कि क्या क्या समस्याएं खड़ी होती हैं। ये तो वो पैसा रहते उन समस्याओं को दूर नहीं किया जा सकता। जैसे वैल्यूएशन, पैसा मतलब ये होता है वैल्यू, है ना? जैसे ये मोबाइल 1 लाख का, ये कंघा 5 रुपए का, ये क्या वैल्यू है इसकी, वैल्यूएशन। तो चीज का वैल्यूएशन हुआ तो चीज से आदमी का भी वैल्यूएशन हो गया कि अब 1 लाख का मोबाइल जिसके हाथ में वो उस आदमी की वैल्यू ज्यादा, 7 रुपए का कंघा जिसके हाथ में उस आदमी की वैल्यू इसके हिसाब से होगी, क्योंकि कंघा जो है वो 1000 रुपए का भी आता है और ये 7 रुपए का भी आता है, 5 रुपए का भी आता है। समझ रहे हो? तो वैल्यूएशन माने ऊंच नीच, भेदभाव, गरीबी अमीरी, ये जितने भी सारे गलत तरह के जो भेदभाव हैं वो पैसे की व्यवस्था रहने से पैदा होते हैं। तो ये बात, मार्केटिंग के दम पे ही यूएलएम कुछ कर सकता है, नहीं तो मुझे नहीं लगता कि कोई पूंजीवादी सपोर्ट करेगा। हाँ, अब आपको नहीं लगता, अब क्यों नहीं लगता तो आप यहाँ आके चर्चा में बताएं कि क्यों नहीं लगता है। क्या पूंजीवादी जो लोग हैं वो एक बेहतर जिंदगी नहीं चाहते? आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे पूंजीवादी लोग दिमाग से पैदल हैं, कि भाई उनको नहीं बेहतर जिंदगी चाहिए, ना, उनको जो समस्या है वो नहीं दूर करना चाहते। बस गरीब आदमी ही अपनी समस्या दूर करना चाहता है, अमीर को तो अकल खत्म हो जाती है। भैया उनकी बहुत समस्याएं हैं जिनसे वो जूझते हैं। अब आपको पता नहीं है कि अमीर लोग भी सुसाइड करते हैं, अमीर लोग भी परेशान रहते हैं, अमीर लोग भी, एलन मस्क से अमीर है कोई? वो डिप्रेशन का शिकार है, वो नहीं चाहेगा कि उसकी इस डिप्रेशन का इलाज हो, मतलब इसका कारण दूर हो, चाहेगा कि नहीं चाहेगा? और ये आपने आम बात सुनी होगी कि अमीर लोग जो है नींद की गोलियां खा के सोते हैं, उनको रात में आराम से नींद नहीं आती है। और डॉक्टर
हर एक अमीर आदमी का पर्सनल डॉक्टर होते हैं, उन्हें पर्सनल डॉक्टर रखने की क्या जरूरत है? तभी है ना, क्योंकि उन्हें कभी भी हार्ट अटैक होता है, कभी भी कुछ भी होता है, क्योंकि उनकी उनका जो जीवन है वो एक इकोनॉमी के उछाल पे बैठा रहता है कि वहां कुछ भी हो सकता है रात में। ऐसे ऐसा समझे कि आपका 50 करोड़ आपकी पूंजी है और 50 करोड़ शेयर मार्केट में लगी है। अब देखो आपका रात में क्या हाल होता है। मार्केट बंद है, कल खुलेगा और पता नहीं नीचे खुलेगा कि ऊपर खुलेगा। पता नहीं वो 50 करोड़ 10 करोड़ रह जाएंगे कि 50 करोड़ 80 करोड़ हो जाएंगे, कुछ नहीं मालूम है। और रात भर धक धक होती रहेगी कि नहीं? कैसे सोएगा ये आदमी? अमीर है, सोएगा कैसे, मुझे बताओ। अभी जो टीस्ला कंपनी है इसकी, एलन मस्क की, जब ऐप बना था ये डीप सीक ऐप, तो इन्होंने वो सस्ते में बना दिया था, तो टीस्ला कंपनी के शेयर धड़ 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 गिर गए थे भाई साहब। 20% गिर गए थे रात ही रात में। क्या हुआ होगा एलन मस्क का, कि कंपनी बंद होने के कगार पे पहुंच जाएगी अगर 4-6 दिन ऐसे धड़ 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 गिरती चली गई तो। समझ रहे हो? इनकी दिक्कतें आपको नहीं पता ना, वही है कि कौन पीर पराई को कौन जाने। आपको हो तो आपको अपनी समस्याएं पता हो सकती हैं, दूसरों की समस्याएं जब दूसरों की बात सुनोगे तो पता चलेगी। तो अमीरों के इंटरव्यू सुना करो भैया, उनकी हालत देखा करो कि कब किसकी क्या हालत हो रही है। समझ रहे हो? तो वो भी अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, और उनकी समस्याओं का समाधान भी संपूर्ण समाधान व्यवस्था में ही है, पूंजीवादी व्यवस्था में है नहीं। वो क्यों मना करेंगे ऐसी व्यवस्था को जिसमें उनका समाधान हो रहा है? या तो पागल होंगे, बेवकूफ होंगे, जो हम, मुझे तो लगता नहीं कि वो पागल बेवकूफ है। आपको क्या लगता है, एसएससी एग्जाम स्कैम का गुस्सा जो अभी यूथ में है, उससे एजुकेशन सिस्टम पे कुछ बदलाव आ सकते हैं? एजुकेशन सिस्टम की वजह से नहीं है ना, वो तो जॉब नहीं लग रही है उस वजह से गुस्सा है। जॉब उनकी सबकी लग जाए तो उनको क्या गुस्सा है? कुछ नहीं। तो जॉब नहीं है तो फिर ये सारे चक्कर हो रहे हैं। अब जॉब नहीं है तो सब लोग अपने तिकड़म बढ़ाते हैं, अपने लोगों को लगवाने की कोशिश करते हैं, जो लोग लायक हैं वो रह जाते हैं, तो फिर ये परेशानी होती है। भारत के कानून व्यवस्था के बारे में कुछ बात कीजिए, जहां अमीर लोग छूट जाते हैं, गरीब जीवन भर संघर्ष करता है फिर भी न्याय नहीं मिलता, क्योंकि भाई पूंजीवादी व्यवस्था है तो पैसे से मिलता है हर कुछ। वो न्याय हो कुछ भी हो, पैसे से मिलता है। फ्री में तो भीख ही मिल सकती है, फ्री में 5 किलो अनाज मिल सकता है, फ्री में 7 स्टार होटल का खाना नहीं मिल सकता है भाई साहब। समझ रहे हैं? पूंजीवादी व्यवस्था में वो 2 साल के जो जमा गेहूं है, चावल है, वो मिल सकते हैं आपको, वो भी 5 किलो 10 किलो, इससे ज्यादा नहीं। तो न्याय क्यों मिल जाएगा? जब हर चीज का वैल्यूएशन है तो न्याय का भी वैल्यूएशन रहेगा ना भाई। जब व्यवस्था ही पूंजीवादी है तो पूंजी से मिलेगा ना, उसमें लिखा ही है पूंजीवादी व्यवस्था, मतलब हर चीज पूंजी से मिलेगी, पैसे से मिलेगी। तो पैसा है तो मिलेगी, और नहीं है तो नहीं मिलेगी। पैसा है तो न्याय भी मिलेगा, और नहीं है तो नहीं मिलेगा। तो ये कैसा सवाल कर रहे हो आप? वो खाली संविधान में लिख देने से थोड़ी हो जाता है कि सबको न्याय मिलेगा, सबको बराबर है, सबको। ऐसा कुछ भी लिख के रखो। कोई तानाशाही ही ये सब कर सकता है जो निस्वार्थ हो? ना ना, इसमें निस्वार्थ और तानाशाही का कोई मतलब नहीं है। समझदारी ज्ञान की बात है। ये ऐसे ही है जैसे कोई बोले कोई निस्वार्थ ही बीमारी का इलाज ढूंढ सकता है ना भाई। या खोज कर सकता है। खोज योग्यता से होती है, क्षमता से होती है। जिसकी क्षमता है वो खोज करता है। वो स्वार्थी हो तो भी करता है, निस्वार्थी हो तो भी करता है। समझ रहे हो? वो पहले तो उसका स्वार्थ ही होता है कि खोज करेगा तो जो उसको सैलरी मिल रही है उसकी बढ़ेगी, इंसेंटिव बढ़ेगा। और जिस काम के लिए रखा है अगर खोज ही नहीं करेगा तो उसकी जॉब भी चली जाएगी, 2 4 6 महीने देखेगा सरकार या मालिक। अगर वो कुछ खोज के नहीं देगा तो उसकी जॉब भी चली जाएगी। तो ये स्वार्थ निस्वार्थ ये चक्कर सब अध्यात्म के, ना छोड़ दो। निस्वार्थ विस्वार्थ कुछ नहीं होता है। असली चीज स्वार्थ ही होती है, और वही मेन बात है।
ये निस्वार्थ की घुट्टियां जो पिलाते हैं, ये तथा कथित आध्यात्मिक लोग इन चीजों की रट लगाते हैं। निस्वार्थ दुनिया में कुछ होता नहीं है। पूंजीवाद, साम्यवाद और समाजवाद की व्याख्या करें और बताएं कि अभी देश और दुनिया में कौन सा वाद चल रहा है। इसके लिए अलग से एक दिन टॉपिक ही रखेंगे, उस दिन बताएंगे, क्योंकि ये छोटा टॉपिक नहीं है। आपको अच्छे से खोल खोल के बताऊंगा और यह दिखाऊंगा भी ऑनलाइन, इंटरनेट पे दिखाऊंगा। ये देखो, पूंजीवाद मतलब ये होता है, समाजवाद मतलब ये होता है, साम्यवाद मतलब ये होता है, और संपूर्ण समाधान मतलब ये है। संपूर्ण समाधान की भी उससे तुलना करके आपको दिखा देंगे, तो पूरा 1 घंटा इसमें लगेगा, तो वो बता देंगे। बाकी अलग अलग है, नाम से भी आपको पता चल रहा है। कुछ चीजें कॉमन होती हैं सब में, तो वो कॉमन ही है, वो भी बताएंगे क्या कॉमन है, जो सभी में कॉमन रहता है लगभग। तो और किन्हीं को कुछ जुड़ के पूछना है, जुड़ के पूछे। आपके कमेंट तो पूरे हो गए, मैंने बता दिए सारे। अरे, एंड हो गया क्या? अच्छा, एंड नहीं हुआ, ठीक है। तो आप और कोई क्वेश्चन हो तो कर दीजिए, नहीं तो पूरा हुआ। अभी कौन सा वाद चल रहा है देश और दुनिया में? अभी मिक्स चल रहा है, पूंजीवाद प्लस समाजवाद। मुख्य रूप से पूंजीवाद है, उसमें समाजवाद का पुट है। जितने भी आप फ्री बीज और यूनिवर्सल बेसिक के डिफरेंट टाइप ऑफ देख रहे हैं, वो सब समाजवाद है। और उसके अलावा जितना भी सब पैसे से हो रहा है, वो सब पूंजीवाद है ना। जैसे सरकार आपको अनाज दे रही है, ये समाजवाद है। सरकार आपको फ्री जो आपको वो सड़क वगैरह और वो देती है, 200 यूनिट बिजली दे रही है वगैरह, ये सब जो है, ये सब समाजवाद है। और जितना भी आपको पैसे में खरीदना पड़ रहा है, बेचना पड़ रहा है, वो सब पूंजीवाद है। मोटी मोटी परिभाषा आपकी बताई। सर, मुझे लगता है ऐसी व्यवस्था पॉसिबल होती तो आचार्य प्रशांत जरूर इसकी बात करते। क्यों, वो क्यों जरूर करते? मतलब जिसकी बात आचार्य प्रशांत ना करें तो वो संभव नहीं है। आप तो आचार्य प्रशांत जी को अल्टीमेट आदमी समझ ले रहे हो कि माने अब दुनिया में आचार्य प्रशांत जी से ज्यादा बुद्धिमान अब कोई और संभव नहीं है। अगर उन्होंने कोई चीज की बात नहीं करी है तो मतलब, अब जैसे वो कुरान की बात नहीं करते तो मतलब दुनिया में कुरान नहीं है, तो ऐसी बात हो गई, क्योंकि उन्होंने कुरान पे भी कोई बात नहीं करी कभी। और दुनिया में दूसरे नंबर की जनसंख्या है कुरान को मानने वालों की, तो उनके मानने नहीं मानने से नहीं होता है भैया। मोबाइल से अधिकांशतः युवा पीढ़ी बर्बादी की ओर बढ़ रही है। पता नहीं है क्या कौन बर्बाद हो गया, आपको क्या बर्बादी होगी, थोड़ा बताइए। मोबाइल तो आपके पास भी है, मोबाइल मेरे पास भी है, मुझे तो कोई बर्बादी अभी तक हुई नहीं। मेरे घर में लगभग हर सबके पास मोबाइल है, मेरी माँ के पास, बहन के पास, भाई के पास, लगभग मेरे मित्रों के सबके पास है। मुझे तो कोई बर्बाद होता हुआ दिख नहीं रहा है। आप पता नहीं, आपने कौन सी बर्बादी देख ली उनकी। क्या पूंजी और मुद्रा एक ही है या भिन्न? एक ही है। मुद्रा, देखो, पूंजी बोलते हैं जिनके पास एक्स्ट्रा है। दैनंदिन खर्चे से अधिक जो मुद्रा होती है, इकट्ठा हुई जो मुद्रा रहती है, उसी को पूंजी बोलते हैं परिभाषा में, है ना। जैसे मैं आपको यहाँ दिखा दूं, या मैं आपको मोबाइल में दिखाया था, यहाँ दिखाने में समय लगता है। पूंजी किसे कहते हैं? ये आपको मैं जो कॉलेज इत्यादि में परिभाषा पढ़ाई जाती है अर्थशास्त्र में, वही आपको मैं यहाँ बता देता हूँ। अंग्रेजी में इसको कैपिटल बोलते हैं। पूंजी एक आर्थिक संसाधन है जिसका उपयोग वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में किया जाता है। उत्पादन में, है ना, अपना दैनंदिन जीवन चलाने के लिए नहीं, उत्पादन में। यह धन, यह धन के रूप में होता है, मशीनों के रूप में होता है, इमारतों के रूप में होता है, टेक्नोलॉजी के रूप में होता है,
या किसी भी ऐसी संपत्ति को संदर्भित कर सकता है जो उत्पादन प्रक्रिया में मदद करती है। जैसे आप किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो क्या है? ये पूंजी है। आप उसमें कोई मशीन इन्वेस्ट करते हैं, ये क्या है? पूंजी है। तो अब इन जगह इन्वेस्ट करते हैं, तो क्या है? पूंजी है। इन सबको भी आप पैसा ही बोल सकते हो, क्योंकि सब पैसे से आता है। जगह भी पैसे से आती है, मशीन भी पैसे से आती है, टेक्नोलॉजी भी पैसे से आती है ना? जो भी कुछ है। तो पैसा एक कॉमन बात हो गई इसमें। तो इसीलिए पैसे को, कौन सा पैसा? जिससे कोई उत्पादन होता है, जो किसी उत्पादन के लिए लगा रहता है, उसे पूंजी कहते हैं अर्थशास्त्र में। और मेन वही है कि उत्पादन होगा, बाकी सब चीजें तो होंगी बाद में भी। उत्पादन होगा तब ना आपूर्ति होगी, और जितना उत्पादन होगा उतनी आपूर्ति होगी। तो इसलिए इसे पूंजीवाद बोलते हैं, कि बिना पूंजी के उत्पादन संभव नहीं होता है। अगर आप बिना पूंजी के उत्पादन करने लग जाए, ये आपने कॉल रिकॉर्डिंग अपलोड किया है, जो किसी से आप बात कर रहे हैं, उसके बारे में बताइए, आपसे कैसे बात कर पाता है कोई मोबाइल पे, ऐसी कॉल पे? मेरा नंबर तो सब जगह है ही। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आप नीचे देखेंगे तो मेरा नंबर रहता है, या ये मैं आपको अभी यहाँ पे चला देता हूँ, तो ये मेरा ही नंबर है, आप इसको देख सकते हो। ये इस नंबर पे आप मुझे कोई आर्थिक सहयोग देना चाहें वो भी दे सकते हैं। यही मेरा मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर है। तो इस पर कॉल पे कोई मुझसे बात करते हैं कोई टॉपिक पर, तो अगर वो कोई ऐसा टॉपिक या ऐसी चर्चा रहती है कि ऐसे लोगों को भी सुनाया जाए, तो मैं उसे रिकॉर्ड कर लेता हूँ और यहाँ डाल देता हूँ, ताकि लोगों को भी उससे संबंधित कुछ समझने में आए। ठीक है, तो ये नंबर आप, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ये नंबर लिखा रहता है, वहां से भी ले सकते हो। ठीक है जी। मुझे तो सबसे कॉमन रीजन बच्चे पैदा करने का लगता है बोरियत और प्रॉपर्टी ट्रांसफर। अगर गरीबों को हटा दें तो सब सोचते हैं कि कर लेते हैं, क्योंकि पहले के टाइम में स्मार्टफोन नहीं होते थे। हाँ, ये भी एक कारण है। देखो, ये लो, तो एआई से पूछते हैं ना, इसमें क्या है? आजकल कौन सी मुश्किल बात है? बच्चे पैदा करने के विभिन्न कारण क्या होते हैं? ये लो, आपको बता देता हूँ। और ये सब मैं डीप सीक से पूछ रहा हूँ, आप भी पूछ सकते हैं। लोगों के बच्चे पैदा करने के पीछे व्यक्तिगत, सामाजिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक कारण हो सकते हैं। कुछ मुख्य कारण ये हैं। पहला है सामाजिक और सांस्कृतिक कारण, जैसे परिवार की परंपरा बढ़ानी है ना? माने वही जो वंश आगे बढ़ाना है, खानदान आगे बढ़ाना है। सामाजिक दबाव, जिसमें समाज, परिवार या धार्मिक मान्यताएं जैसे अभी कोई बोल रहे हैं, अरे तुम्हारे पास 4 लड़कियां हैं, लड़का नहीं है भाई साहब। इस तरह के लोगों के, समाज के दबाव होते हैं। वैवाहिक जीवन की पूर्णता, कुछ समाजों में बच्चों को शादी की सफलता का प्रतीक माना जाता है। इस मान्यता के कारण भी अगर बच्चा नहीं हो तो वो सोचते हैं कि तुम्हारी शादी सफल ही नहीं, बेकार में ही शादी की। ऐसी मान्यता के की वजह से भी वहां बच्चे पैदा होते हैं। आर्थिक कारण भी है, जैसे बुढ़ापे का सहारा है, पारिवारिक व्यवसाय, जमीन का संचालन आदि, जो एक कारण आप भी ये कारण बता रहे हैं। सरकारी योजनाओं का लाभ। मनोवैज्ञानिक कारण है, प्यार और स्नेह की चाह, कि भाई बच्चों बच्चों को हम प्यार देंगे वो मजा मिलेगा, उनसे हमें बाद में प्यार मिलेगा वो मजा मिलेगा, उस तरह का। अकेलेपन से बचाव, बच्चे होंगे तो अकेलापन नहीं दुख देगा। व्यक्तिगत पूर्णता, कुछ लोग माता पिता बनने को जीवन का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य मानते हैं, तो वो इस वजह से भी पैदा करते हैं। फिर जैविक और प्राकृतिक कारण है, मातृ पितृ सुख, गर्भधारण और पेरेंटिंग का अनुभव करने की स्वैच्छिक इच्छा। मैंने बताया कि बच्चों के साथ मजा आता है, उस तरह का वो भी एक कारण है। हार्मोनल प्रभाव है, कुछ महिलाओं में मातृत्व की तीव्र इच्छा जैविक रूप से उत्पन्न होती है, ऐसा
साइंस का मानना है। धार्मिक और दार्शनिक कारण होते हैं। धार्मिक आदेश जैसे कुछ धर्म जैसे ईसाइयत, इस्लाम, हिंदू धर्म में संतान को ईश्वर का आशीर्वाद माना जाता है। इसका मतलब है आप जिसके संतान नहीं है तो उसको ईश्वर का आशीर्वाद नहीं है। कर्म या पुनर्जन्म की अवधारणा है, उस वजह से भी। अन्य कारण भी हैं, जैसे गलती से अनप्लान्ड प्रेगनेंसी हो गई, है ना? ऐसे ही एक्सीडेंटली वो है। समलैंगिक एकल पेरेंटिंग है, कुछ लोग सरोगेसी या गोद लेकर भी पेरेंट बनना चाहते हैं। जनसांख्यिकी चिंताएँ हैं, कुछ देश जैसे जर्मनी, जापान, वहाँ जनसंख्या घट रही है, वो बढ़ाना चाहते हैं, वो बढ़ नहीं रही है। तो ये इतने सारे कारण हैं, तो कोई एक कारण नहीं है ना? क्या उत्पादन के साधन पूँजी है? हाँ, अभी उन्हीं को भी पूँजी कहा जाता है, लेकिन वो सब भी पैसे से ही आते हैं। तो आप अगर एक शब्द में बोलना चाहें तो पैसा, लेकिन कौन-सा पैसा? जो उत्पादन में सहायक है। वो वाला पैसा नहीं जो आप दैनंदिन जीवन के लिए प्रोडक्ट खरीदते हैं, वो वाला पैसा नहीं। पैसे के भी 2 भाग कर लीजिए। वो पैसा जो उत्पादन में लगा हुआ है, वो। एसएससी में सारे टीचर्स स्टूडेंट्स का साथ दे रहे तो क्या वो बच्चों को जॉब लगने का प्रयास कर रहे हैं? हाँ, वो इसकी पूरी जानकारी मुझे नहीं है, आप किस उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन एसएससी करने के बाद जॉब ना लगे तो ही दिक्कत है ना, अगर जॉब लग जाए तो फिर क्या दिक्कत है? मेन तो दिक्कत वही है, कोई और भी होगी तो पता नहीं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा न्यूज़ नहीं देख रहा हूँ आजकल, मुझे उतना समय नहीं मिल रहा है। कोई और भी वजह होगी तो आप बताएँ तो उस पर अलग से चर्चा हो सकती है। इंडिया में टोटली ब्लाइंड बिलीव है, आपकी सोच कैसे साकार होगी? नहीं, इसका ब्लाइंड ब्लाइंड से कोई लेना-देना नहीं। ब्लाइंड लोग भी सुख चाहते हैं। ब्लाइंड लोग भी सुख चाहते हैं, इलॉजिकल लोग भी सुख चाहते हैं, लॉजिकल लोग भी सुख चाहते हैं। इसका लॉजिकल, ब्लाइंड, इलॉजिकल इससे कोई लेना-देना नहीं। इस धर्म का, उस धर्म का, ये मानने वाला, वो मानने वाला, ये नहीं मानने वाला, वो नहीं मानने वाला, नास्तिक, आस्तिक, कोई मतलब नहीं है। कोई भी कैटेगरी में आदमी हो, हर आदमी सुखी होना चाहता है, इसलिए हर आदमी इस बात को मान लेगा। तो कॉमन बात है ये। सर, कॉल पे बात करने से अच्छा वीडियो चैट में बात करा करो। हाँ, तो यहाँ इसलिए लाइव तो करते हैं। तो जिनको ज़्यादातर लोगों को बोलते हैं लाइव करें, पर कई लोग शर्मीले होते हैं, नहीं आते लाइव में, या उनकी कोई अपनी कोई मुश्किल होती है, तो मैं उनसे कभी बात कर लेता हूँ, ये बात है। मैं तो उन्हें लाइव के लिए ही प्रोत्साहन करता हूँ। सर, आपके पास तो 1 लाख का फ़ोन है। हाँ जी, ये मेरा नहीं है, ये किसी ने मुझे दिया हुआ है। क्योंकि इसका कैमरा अच्छा है, क्योंकि मैं वीडियोज़ बनाता हूँ, उस वजह से मैंने उनसे कहा तो उन्होंने मुझे दे दिया। ये मेरे मित्र का फ़ोन है, तो उन्होंने मुझे डोनेट किया। आप एक फिलोसोफर नहीं हो, आप सिर्फ़ व्यवस्था सुधारक हो सकते हैं। नहीं, मैं फिलोसोफर भी हूँ, व्यवस्था सुधारक भी हूँ। एक आदमी 2 भी हो सकता है ना? जैसे अम्बेडकर जी कई कई चीज़ों में पीएचडी थे, तो ज़रूरी नहीं है कि एक ही चीज़ के सुधारक हों, कोई कोई लोग कई चीज़ों में काम करते रह सकते हैं, क्षमता की बात है। मैंने दर्शन के ऊपर एक किताब लिखी है, संपूर्ण जीवन दर्शन, उसे पढ़िए। जी। हाँ, ये कह सकते हैं कि दुनिया का मैं शायद पहला फिलोसोफर हूँ जो व्यवस्था जिसने व्यवस्था भी लिखी है, ये आप कह सकते हो। अब तक के जितने भी फिलोसोफर रहे, वो फिलोसोफर ही रहे, व्यवस्था के क्षेत्र में नहीं आए, कोई और दूसरे क्षेत्रों में हो रहे हों तो रहे हों, है ना? जैसे आप देखेंगे दिव्य कीर्ति सर हैं जो आईएएस लोगों को ट्रेनिंग वगैरह कराते हैं, आईएएस के लिए। तो वो फिलोसोफर भी हैं, लेकिन वो टीचर भी हैं। 2 काम करते हैं वो, कि वो फिलोसोफर भी हैं और टीचर भी हैं, और फिलोसॉफी को ही पढ़ाते भी हैं, और भी दूसरे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। आप क्या जॉब करते हो? जॉब मैं कोई नहीं करता, थोड़ा बहुत शेयर मार्केट में मैं प्रयास कर रहा हूँ कि वहाँ से कोई मेरी एक अर्निंग सेट हो जाए, कुछ
वहाँ की चीज़ों का अध्ययन करके उसमें से कुछ निकल आए, नहीं तो मेरी जो पत्नी है वो अर्न करती हैं और मेरी जो माँ है उनको पेंशन आती है क्योंकि मेरे पिताजी आर्मी में थे। तो उससे और मेरे कुछ मित्र हैं जो आवश्यकता पड़ने पे वो अ, मेरा खर्चा चलाते हैं। जी। मान्यता क्या है? क्या इससे छुटकारा पाया जा सकता है? हाँ, पा सकते हैं लेकिन सभी लोगों के बस का नहीं है। कोई कोई लोग जिनका लॉजिकल लेवल बहुत हाई है, तो वो उनको ऐसा हो जाता है और वो संख्या में उतने ज़्यादा नहीं होते, तो ये सबका सॉल्यूशन नहीं है, कुछ लोगों का सॉल्यूशन ऐसा हो सकता है। प्रेमजीत जी, आजकल 12-13 साल की लड़कियों को लोग पैसे देकर गर्लफ्रेंड बनाकर सेक्स कर रहे हैं। क्या ये सही हो रहा है या नहीं? इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर ऐसी बहुत वीडियो आती हैं। ठीक है, आज की दुनिया में भाई उनको पैसे मिल जाते हैं, उनको सेक्स की सुविधा मिल जाती है, दोनों खुश हैं। तो जिससे दोनों खुश हो रहे हैं तो अच्छी बात है। इसमें इसमें मुझे तो कोई आपत्ति जैसा लगता नहीं, बल्कि अच्छी बात है कि अ, दोनों को खुशी हो जा रही है। और सरकार ने भी अब सेक्स को एक सेवा के रूप में मान लिया है, सर्विस है। और कई देशों में ये सर्विस के रूप में माना जाता है कि वो ये सर्विस दे रही हैं और इसका चार्ज कर रही हैं। बस ऐसे समझो जैसे आप जॉब करते हो कहीं पे और वहां से पैसे लेते हो, घर चलाते हो अपना। तो ये है। सर, आपका इंस्टा पैक कौन सा है? इंस्टा पैक पता नहीं क्या। आपका इंस्टा इंस्टा पैग कौन सा है? समझ में नहीं आया सर, क्या पूछ रहे हैं? यूएलएम हिंदी आपका ही है क्या? जी हाँ, यूएलएम हिंदी हमारा ही है। नहीं, आप फिलोसोफर नहीं हैं। आपका जीवन दर्शन व्यवस्था को ही बताता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। नहीं नहीं, जीवन दर्शन को आप पढ़ो, उसमें व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। वहां केवल जीवन दर्शन है। व्यवस्था की किताब दूसरी है, संपूर्ण समाधान। मैंने दो किताबें लिखी हैं। एक व्यवस्था की किताब है, संपूर्ण समाधान। उसमें जीवन दर्शन का कुछ खास नहीं है, कोई जो मेन मेन चीजें उसमें दे दी हैं। लेकिन जब आप संपूर्ण जीवन दर्शन पढ़ेंगे तो वहां व्यवस्था के रूप में कुछ नहीं बताया हुआ है। वहां इतना ही बताया है कि जीवन का उद्देश्य सुख प्राप्त करना है और सुख जो है वो व्यवस्था से होता है, कोई मोक्ष वोक्ष और उस सब से नहीं होगा। इस तरह से बताया। इन इंस्टा में इंस्टाग्राम की बात कर रहे हो क्या? इंस्टाग्राम में मैंने नहीं खोला हुआ है, वो यूएलएम के ही साथी हैं, उन्होंने खोला होगा, तो ये है। लेकिन यूएलएम का ही है, ऐसे आप समझ सकते हो। एवीआई, एआई और ऑटोमेशन से हर जगह लोग बेरोजगार हो रहे, तो कल किसी के पास पैसे नहीं होंगे तो क्या उस टाइम यूबीआई स्टार्ट हो जाएगा? क्या राशन वितरण अभी का यूबीआई? हाँ जी, बिल्कुल। सरकार के पास कोई उपाय बचेगा नहीं इसके अलावा। नहीं तो ग्रह ही तो छिड़ जाएगा, तो वो करना ही पड़ेगा सरकार को। लेकिन तब वो मजबूरी में करेंगे तो मजबूरी में की हुई चीजें ज्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं देती हैं। ज्यादा अच्छा है कि उन्हें व्यवस्थित रूप से आप पहले से करो, ताकि मजबूरी ही ना पैदा होने दो। यूएलएम हिंदी इंस्टा में आपका नहीं है तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं? इससे नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारे यहाँ पे कोई भी कुछ भी कहीं भी ऐसे खोल के और इन सब चीजों को वहां पे प्रदर्शित करते रह सकते हैं। कोई हमारी ओर से वो नहीं आएगा कि भाई हमारा क्यों आप इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ नहीं आएगा जी, सब ये सब फ्री है। हमारे कोई भी वीडियोज आप इस्तेमाल कीजिए, कहीं भी कीजिए। हमारे वीडियोज की समीक्षा कीजिए, पॉजिटिव समीक्षा कीजिए, नेगेटिव कीजिए। हम कभी आपके ऊपर स्ट्राइक नहीं भेजेंगे, ना यूएलएम को स्ट्राइक भेजेंगे, ना किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे स्ट्राइक भेजेंगे। बिंदास होके हमारे वीडियोज यूज कीजिए। जितना नेगेटिव भी करना है उसकी समीक्षा खूब कीजिए। हमारी ओर से अनुमति है, खुली अनुमति है। मतलब हमारे यहाँ से कभी स्ट्राइक नहीं आएगा आपको।
जी, मैं कोई जॉब नहीं करता हूँ, इसी मेरा चौबीसों घंटे यही काम रहता है, जो अभी कर रहा हूँ। शेयर मार्केट के लिए आप इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक पढ़िए, ये बुक समझना थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन समझ लिए तो आपका माइंड मास्टर माइंड बन जाएगा। वैसे आपको पता ही होगा इस बुक के बारे में। नहीं, मुझे नहीं पता, इसका लिंक अगर आप मुझे भेज देंगे, अगर हिंदी में हो तो भेज देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं इसको देख लूँगा, इसमें अगर कुछ है मेरे काम की तो। स्टॉक मार्केट में ऑप्शन में करते हो या इन्वेस्टर? नहीं, मैं फ्यूचर में करता हूँ, और मैं इंडियन में नहीं करता, इंटरनेशनल ऐप है, तो इंटरनेशनल मार्केट में जो फ्यूचर है उसमें करता हूँ, मैं ऑप्शंस में नहीं करता। जो आप बता रहे हो वो तो सबके लिए अनुभवी है। अनुभवी, हाँ, इसने कुछ नया नहीं है, बहुत बेसिक और स्वाभाविक और साधारण सी बात है। जी हाँ, तो और आपको और कौन सी विशेष बात चाहिए? जो जीवन को बढ़िया से हम जी सकें, वो सब साधारण बातें ही होती हैं, अगर उन्हें आप साधारण कह रहे हैं तो। या उन्हीं को विशेष कह सकते हैं। अब आप विशेष किस तौर पे बोलते हैं, ये तो आप ही बताएँ। अभी विशेष उसे कहा जाता है कि जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, कम लोग इस्तेमाल करते हैं, उन्हें विशेष कहा जाता है। अगर कोई उस चीज़ को सामान्य, मतलब ज़्यादातर लोग करने लगते हैं, तो वो सामान्य हो जाती है। जैसे मोबाइल कभी विशेष चीज़ थी, क्योंकि कुछ ही लोग इस्तेमाल करते थे। अभी वो सामान्य हो गई है। जैसे ईमेल भी पहले विशेष थी, कुछ ही लोग इस्तेमाल करते थे। अभी अधिकतम लोग करने लग गए हैं, तो सामान्य बात हो गई है। तो सामान्य और विशेष की ऐसी परिभाषा होती है। अब आप किस तरह से बोल रहे हैं वो आप ही जाने, या बताएं यहाँ पे आके कि क्या है। एससीसी एग्जाम को लेकर वीडियो बनाते सर अभी वायरल है। हाँ, तो उसकी कोई प्रॉब्लम होगी तो वो बताइए ना। आपकी प्रॉब्लम तो बता नहीं रहे। प्रॉब्लम तो मैं तो सारी प्रॉब्लम को लेके ही बना रहा हूँ वीडियोस। प्रेमजीत जी, अपने आप का ब्रेन वॉश और कंडीशनिंग कैसे करें जिससे रैशनल इंसान बन सकते हैं? बस एजुकेशन से ज़्यादातर अध्ययन कीजिए, और उसमें जो चीज़ आपको लॉजिकल लगे उस पर थोड़ा जीने का प्रयास कीजिए, जितना संभव हो सके। तो इससे संभव होता है, जितना संभव हो सके, क्योंकि इलॉजिकल व्यवस्था में पूरी तरह से लॉजिकल रूप से आप जी नहीं सकते हैं। सर, मुझे भी आप पूरे फिलोसोफर नहीं लगते। अब पूरे पूरे फिलोसोफर क्या मतलब, फिलोसोफर के क्या कुछ कुछ अलग से होता है क्या? कुछ नहीं लगते, क्योंकि ऐसा बहुत सी बातें लॉजी तो एक फिलोसोफर एग्री नहीं करेगा, और मुझे भी सहमत नहीं है। हाँ, तो आप आइए, कभी बात करिए, वो बताइए कि फिलोसोफर कैसे होते हैं, क्या बात करते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि मैं ऐसी ऐसी बात करता हूँ कि नहीं करता हूँ। हाँ, अभी तक के जो फिलोसोफर रहे हैं, मैं उस तरह का फिलोसोफर नहीं हूँ, ये आपको बता दूं। लेकिन फिलोसॉफी का एक डिपार्टमेंट है, वैसा मैं हूँ। है ना? इसको आप यहाँ देखें, फिलोसोफर क्या होता है, देखो, फिलोसोफर का अर्थ क्या होता है, क्योंकि अब पता नहीं आप क्या अर्थ लेते हो फिलोसोफर का। दार्शनिक किसे कहते हैं? ये लो, यहाँ से पता चलेगा। हु इज ए फिलोसोफर, ये सवाल है कि दार्शनिक किसे कहते हैं। तो ये कह रहे हैं, दार्शनिक वह व्यक्ति होता है जो जीवन, अस्तित्व, ज्ञान, मूल्यों, तर्क, मन और भाषा जैसे मौलिक प्रश्नों का गहराई से अध्ययन करता है। दर्शन शास्त्र को ज्ञान का प्रेम माने लव ऑफ विजडम कहा जाता है, और एक दार्शनिक इन प्रश्नों पर विचार करके तार्किक एवं व्यवस्थित उत्तर खोजने का प्रयास करता है। खोज पाता है, नहीं खोज पाता है, ये अलग बात है। ऐसा करने का प्रयास करता है, उसे दार्शनिक बोलते हैं।
है ना? वो सफल होता है, माने वो सफल दार्शनिक है, असफल दार्शनिक है, ये अलग बात है। पर वो दार्शनिक कहा जाएगा जो इस तरह का प्रयास अपने जीवन में करता है, जैसे इसमें लिखा है। उदाहरण के लिए जैसे दार्शनिक की विशेषताएँ इसमें बताइए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए फिलोसोफर, मतलब कौन आदमी हम किसको कहें कि वो दार्शनिक है या हो सकता है? कि नंबर 1 वो गहन चिंतनशील होता है। मतलब जिस भी विषय में वो बहुत गहराई से सोचता है, जो भी विषय वो उठाएगा गहराई से सोचेगा। उतले-पुतले विषयों को वो नहीं लेता है ना? उतले-पुतले विषयों को तो हर आदमी लेता है, वो सब एक बराबर बात है, वो सामान्य बात है। उसमें दार्शनिक जैसी बात नहीं होती। वो क्या करता है, गहराई से बाल की खाल निकालने वाली जो बात रहती है, कि बाल और उसकी भी खाल और खाल की भी खाल, और वो कहते हैं ना, गहरे-गहरे जाते जाता है। ये उसका एक एक कैरेक्टरिस्टिक है। जैसे सत्य क्या है? जीवन का उद्देश्य क्या है ना? मेरी तो पूरी किताब ही है उसपे, जीवन का उद्देश्य क्या है? नैतिकता का आधार क्या होना चाहिए? या मैं मुझसे पूछो तो नैतिकता की कोई ज़रूरत भी है क्या? समझ रहे हो? फिर तार्किक विश्लेषण, वह भावनाओं से अधिक तर्क और विवेक पर भरोसा करता है। मेरी जितनी भी समीक्षाएँ आप देखो, उनमें भावनाएँ एक तरफ रहती हैं और तर्क और विश्लेषण उसका देखो कि क्या गहराई से होता है। मैं प्रेमानंद जी की बातों का या अब तक के जो दर्शन रहे हैं उन उसका विश्लेषण करता हूँ, या जो अभी ओशो का या जे कृष्णमूर्ति का, जिन्हें दार्शनिक कहा जाता है, उनकी जब मैं उनका विश्लेषण करता हूँ तो वो कितनी गहराई से करता हूँ। समझ रहे हो? तो ये गहन चिंतनशील उसका व्यक्तित्व होता है। तार्किक विश्लेषक व उसका विश्लेषण तार्किक होता है, तथ्यों पे आधारित होता है, तर्क और विवेक पर आधारित होता है। जिज्ञासु प्रवृत्ति, तीसरा नंबर, दार्शनिक हमेशा सीखने और समझने की इच्छा रखता है। उसका जिन भी विषयों में इंटरेस्ट है, उन विषयों में वो और गहराई की बात अगर उसे कहीं से भी मिलती है, तो वो उसमें इंटरेस्टेड होता है। उस आदमी के पीछे पड़ जाता है, उसे गुरु बना लेता है, और उसके लिए उसे जो भी कुछ करना पड़े सीखने के लिए, वो सीखने का प्रयास करता है। तो वो जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है। हल्की-फुल्की जिज्ञासा नहीं, बहुत गहरे वाली। मतलब घर छोड़ के पड़ा रहेगा। अभी इधर देखो हमारे संजय सामाजिक जी हैं। वो जब से इन्होंने यहाँ घर बनाया है तो आधा घर उनका इधर ही हो गया है। तो ये प्रवृत्ति है। और अभी आज दिन में वीडियो बनाया, उसमें देखेंगे आपके वो कितनी और गहराई-गहराई में जो है जाने का प्रयास होता है। तो ये दार्शनिक के लक्षण होते हैं, जो इसमें बताए हैं। डीप सीक में कोई भी खोल के देख सकता है, अगर आप सोच रहे हो कि मैं अपने मन से बता रहा हूँ। ये मैंने ऐसे खोला हुआ है, और ये फ्री ऐप है, कोई भी इसको अपने मोबाइल में डाउनलोड करके इस प्रश्न को डालेगा, ये उत्तर आ जाएगा। उसके बाद है चौथा है मौलिक विचारक होता है वो, है ना? ऊपर की तो ये चीज़ें हो सकती है कि हम औरों की बातों पे विचार-विमर्श करें वगैरह-वगैरह, जैसे प्रोफ़ेसर करते हैं या स्टूडेंट्स करते हैं, है ना? इन सब में चौथा क्या, मौलिक विचारक, माने वो ये विचार जो हैं उसके अंदर उससे आते हों। उसने बाहर का अध्ययन-वध्ययन सब कर लिया, लेकिन अब उसके अंदर से आ रहे हैं। तो वो मौलिक विचारक है। अब अगर वो कोई चीज़ को गलत कह रहा है, तो अब वो कह रहा है। जैसे ओशो की जितनी भी सारी बातों को, गांधी जी की जितनी सी भी सारी बातों को, या मोदी जी की जितनी भी सारी बातों को, या ओशो, जे कृष्णमूर्ति, या अभी जो आपके आचार्य प्रशांत, या और भी कोई जो हैं, उनकी बातों को जब मैं गलत बताता हूँ, तो वो मैं गलत बता रहा हूँ कि क्यों गलत है। और मैंने जो नया दर्शन दिया है वो मौलिक दर्शन है। समझ रहे हो? तो उसमें एक मौलिकता होती है। तो वह परंपरागत मान्यताओं को चुनौती देकर नए दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। मौलिक विचारक मतलब नया दृष्टिकोण देता है। पुरानी चीज में अगर उसे गलती लग रही तो वो उसे चुनौती देता है और उसे गलत बताता है, एक्सप्लेन करता है पूरा लॉजिकली, तार्किक, गहराई से, है ना? सब ये सारी चीजें करता है। प्रसिद्ध दार्शनिकों के उदाहरण इन्होंने दिए हैं, जैसे सुकरात हुए, प्लूटो हुए, अरस्तु हुए, कांट है। भगवत गीता में कृष्ण को भी मानते हैं, स्वामी विवेकानंद हुए, है ना? और इस तरह की किताबें हैं।
तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, नैतिकता, तर्कशास्त्र, राजनीतिक दर्शन, इन्हें सब दार्शनिक किताबों के रूप में माना जाता है। तो इस तरह का ये है। सामान्य व्यक्ति वर्सेस दार्शनिक, सामान्य व्यक्ति में और दार्शनिक में क्या अंतर मिलेगा, आपको ये बताया। सामान्य व्यक्ति क्या है कि जीवन को यथार्थवादी ढंग से जीता है, दैनिक समस्याओं पर ध्यान देता है। दार्शनिक क्या करता है, जीवन के मूलभूत सिद्धांतों को समझने का प्रयास करता है और प्रश्न पूछता है उनसे संबंधित। ये सामान्य व्यक्ति में और दार्शनिक आदमी में अंतर ये बता रहे हैं। क्या आप किसी विशेष दार्शनिक या दर्शन शास्त्र की शाखा के बारे में अब इसमें और गहराई में जाना हो तो और आप इसमें सवाल पूछते रहेंगे तो समझ रहे हैं। तो जैसा ये बता रहा है उस तरह से मैं दार्शनिक हूं। अब आप किसे दार्शनिक बोल रहे हो पता नहीं, हो सकता है आप नीले शर्ट पहनने वाले को दार्शनिक बोलते हो, तब मैंने नीली शर्ट नहीं पहन रखी है तो फिर वैसा दार्शनिक तो मैं नहीं हूं। या दार्शनिक लोगों के बाल ऐसे उलझे उलझे से ऐसे कुछ ऐसे होते, वैसा वाला तो मैं नहीं हूं, है ना। आपने कोई एक अपने दिमाग में कोई उसका एक गेटअप सोच रखा हो। सर मुझे भी इंटेलिजेंट इन्वेस्टर एक बहुत हाई एडवांस नॉलेजेबल, हाँ सर, जो भी आपको बुक ठीक लगी हो वो मुझे हिंदी में भेजिएगा। इंग्लिश में मैं ज्यादा नहीं समझ पाता, तो हिंदी में हूँ तो मुझे उनका हिंदी ट्रांसलेशन हो भेज दीजिएगा तो मैं उसे पढ़ने का प्रयास करूंगा। क्या आपने ओशो को सुना है, और सुना होगा तो कितना प्रतिशत उनकी बातों को समर्थन करते हैं? अगर ओवरऑल करके देखोगे तो मैं उनका कोई समर्थन नहीं करता। ओवरऑल इक्का दुक्का कोई चीजों में, जैसे फ्री सेक्स की वो बात करते थे तो मैं उसका उसमें मेरी सहमति है, लेकिन सेक्स का उपयोग वो जिस बात के लिए करना चाहते थे उसमें मेरी कोई सहमति नहीं है। तो अगर ओवरऑल मूल से आप पूछोगे तो मैं ओशो से जरा भी सहमत नहीं हूँ। ना ओशो से जरा भी सहमत हूँ, ना जे कृष्णमूर्ति से जरा जरा भी सहमत हूँ, न कृष्ण से जरा भी सहमत हूँ, न राम से जरा भी सहमत हूँ, ना हमारे पूरे जो 6 दर्शन है उनसे जरा भी सहमत हूँ, ना बौद्ध के दर्शन से सहमत हूँ। समझ रहे हो? उन सबको मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, और उनके लोग जो अभी मौजूद हैं वो कोई आंसर नहीं कर पा रहे हैं ढंग से। तो मैंने उसको सुना है, पढ़ा भी है, और काफी पढ़ा है। सर आप आचार्य प्रशांत के साथ गीता सेक्शन में जाकर बात क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि गीता सेक्शन में वो कोई एक आध सवाल आप पूछ सकते हो, उसे बात करना नहीं बोलते हैं। वो तो किसी को कोई सवाल हो, कोई जिज्ञासु टाइप का उनकी बातों का, वो जाके पूछे तो उसको है। मैं तो 1 to 1 चर्चा, ऐसे 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे वो करने को तैयार हूँ, तो मैं आ जाऊंगा, आप उनको तैयार कीजिए। और उनके चैनल पे मैंने उनका एक उनकी वेबसाइट पे ऐसी चर्चा करने के लिए मैंने एक डाल रखा है, उन्होंने मांगा हुआ है उसमें कि भाई कोई उनका इंटरव्यू लेना चाहे, उनसे लंबी चर्चा करना चाहे तो वो वहां डाल सकता है। तो मैंने अपना नंबर, क्या चर्चा करनी है, कितनी लंबी करनी है, सब डाल रखा है। उन्होंने मुझे कोई कॉल बैक नहीं किया है, अभी तक कोई संपर्क नहीं किया है। मुझे कई महीने से ज्यादा हो गया है डाले हुए। वॉरेन बुफेट दुनिया का सबसे सफल इन्वेस्टर है, हाँ, लेकिन वो तो इन्वेस्टर में है ना, मैं उसमें नहीं हूँ। सर अगर संपूर्ण समाधान सिस्टम सफल हो जाता है तो क्या इस चैनल को बंद तो नहीं करेंगे? नहीं, तब ये सरकारी चैनल हो जाएगा ना। तब ये मेरा चैनल नहीं बचेगा भाई, तब ये सरकारी हो जाएगा, क्योंकि तब सब कुछ ही सरकारी हो जाएगा। इंडिया में जो भी कुछ है वो सब सरकारी हो जाएगा, ये भी सरकारी हो जाएगा। और ये बाकायदा ऐसे सरकार पूरा विभाग चला रहा होगा और अच्छे ढंग से। अभी तो मेरे पास उतने संसाधन नहीं है कि मैं इसे बहुत अच्छे ढंग से चलाऊं। तब ये फुल्ली फ्लैश चल रहा होगा। जी। आपको मैं व्हाट्सएप पे, हाँ जी, कर दीजिएगा। आचार्य प्रशांत क्या बुद्ध पुरुष है? नहीं, मुझे नहीं लगता। इस चैनल का उद्देश्य तो समाज को बेटर बनाने के लिए एक मंच है ना। जी बिल्कुल।
लेकिन यूएलएम सिस्टम आपकी ओर से एक प्रस्तावना। जी, बिल्कुल सही बात है। ये मंच और मेरी प्रस्तावना 2 अलग-अलग चीज़ हैं, मेरे ही द्वारा। माने इस मंच पे जैसे मैं अपनी बातें रखता हूँ, कोई भी रख सकता है, तो ये मंच सबके लिए है। लेकिन वो प्रस्तावना मैंने की है, तो वो मैंने ही की है। ऐसी प्रस्तावना कोई भी दे सकता है आके यहाँ। और आप जैसे मुझसे सवाल पूछते हैं, ऐसे ही हम लोग उनसे सवाल पूछेंगे। और जैसे मैं आपके किसी सवाल को ना नहीं करता, और अगर कोई सवाल आपका गलत लगता है, तो मैं उसे आपको समझाता हूँ कि क्यों गलत है ना? ऐसे नहीं बोल देता कि नहीं जवाब दें या ऐसे बंद करके भाग जाएँ या कट लें, ऐसा मैं करता नहीं। जो ऐसा करेगा तो यही माना जाएगा कि उनके पास अपनी थ्योरी कंप्लीट नहीं है। उनकी थ्योरी में लूप होल हैं, कमियाँ हैं, तो ये बात समझ में आती है। सबके लिए ट्रुथ अलग-अलग है, अलग-अलग है। किसी के लिए आप सही, किसी के लिए ओशो सही। आप गरीबों के लिए सही हो सकते हो, या जो सुखी नहीं है उसके लिए, जो सुखी है उसके लिए ओशो या कोई और। मैं ओशो को सुनता हूँ, आपको भी सुनता हूँ। हाँ, तो वो व्यक्तिगत रूप से आप इसे, उसको ट्रुथ मत बोलिए, या ऐसे बोलिए व्यक्तिगत सत्य। तो सबका व्यक्तिगत अपना-अपना इंटरेस्ट होता है। जैसे मैंने भी काफ़ी ओशो को सुना, है ना? लेकिन मैं इस नतीजे पे पहुँचा उतना सुनने के बाद कि वहाँ से कुछ ऐसा निकला नहीं। ये अभी आप वहाँ पहुँचे नहीं होंगे, या आपको कुछ निकल रहा होगा, तो आप ही यहाँ आके बता सकते हैं। तो ये चैनल उनके लिए भी है कि जिन्हें ओशो से, आचार्य प्रशांत जी से, प्रेमानंद जी से, या कहीं से भी कुछ मिल रहा है, तो उसे भी बताने यहाँ आ सकते हैं, ताकि हम प्रश्न पूछ के ये स्पष्ट कर लें कि अच्छा वहां से मतलब कुछ है जो मिल रहा है, ताकि वो जिन लोगों को चाहिए दर्शकों में से, वो लोग उसे ले लें, या अगर मुझे भी चाहिए तो मैं भी ले लूं। तो आप चाहें उसे बताना कि जो आपको मिल रहा है यहाँ बताना चाहें, तो बताने आ सकते हैं वक्ता के तौर पे। आपको पूरा घंटा मिलेगा बताने के लिए। जीने का क्या मकसद है, मर जाने में क्या बुराई है? तो आप अभी तक जिंदा हैं तो कुछ बुराई होगी, नहीं तो काहे के लिए अब तक जिंदा हो? जीने का मकसद सुखी होना होता है, और तो कुछ नहीं होता। एंजॉय करना होता है। मजा आ रहा है तो जीना भी अच्छा लगता है, नहीं तो कितने लोग आत्महत्या कर लेते हैं जब जीने में मजा नहीं रहता। बुराई कोई नहीं है। अगर जीने की इच्छा नहीं है और मरना है, तो फिर मरना ठीक है। मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं है। आपके लिए क्या पता नहीं आप किस प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं। उनकी सेक्स वाली बात गलत है। अभी किसकी सेक्स वाली बात गलत कह रहे हैं? हाँ, चूंकि ओशो जो है सेक्स को ऐसा मानते हैं कि अगर आप सेक्स कर लेंगे होश पूर्वक, तो सेक्स से बाहर निकल जाएंगे। तो मैं कहता हूँ ये क्या पागलपन है? सेक्स एंजॉय के लिए होता है, या बच्चे पैदा करने के लिए होता है। ये दो दो काम है सेक्स के। तो जब बच्चा पैदा करना हो तो सेक्स करो, और जब बच्चा नहीं पैदा करना, एंजॉय करना हो तो सेक्स करो। इससे बाहर निकल जाने का क्या मतलब होता है? इसका मतलब है वो सब कहीं ना कहीं सेक्स को फालतू, बेकार ऐसा मानते हैं। अल्टीमेटली वो इससे निकलने की बात करते हैं, तो इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। लेकिन हर बात गलत है। हाँ, ऑलमोस्ट। कोई ऐसी अब इक्का दुक्का कहीं कुछ ऐसा बोल दिया होगा ठीक ठाक, तो अलग बात है, क्योंकि सारा तो मैंने उन्हें पढ़ा भी नहीं है ना? तो उतनी जगह मैं छोड़ देता हूँ। तो और आपको जहां वो ठीक लगे हों, वो उस बात को यहाँ लाके रख सकते हैं, ताकि हमें भी पता चले कुछ ठीक बोल गए हों तो भाई हम भी उसका लाभ उठाएं। मैं बुद्ध से, ओशो से और सबसे सहमत हूँ। अब मर्जी है आपकी सर। भाई कई लोग तो चोर से भी सहमत होते हैं, अब उनको हम थोड़ी बोलेंगे भैया आप क्यों सहमत हैं? तो व्यक्तिगत रूप से ठीक है, लेकिन हम यहाँ सामाजिक बात कर रहे हैं कि कोई ऐसी बात जो समाज में कोई लाभकारी है क्या? आप कुछ ऐसा बताना चाहें उनकी बाबत, तो वो आके बता सकते हैं, वो उसका स्वागत है। बाकी आप अपने व्यक्तिगत तल पे तो किसी को कुछ भी सोचते रहें। जैसे मैं कुछ भी सोचता रहूँ, उसका क्या मतलब है? लेकिन कुछ एक आध को छोड़कर। लेकिन मैं आपके विचारों से भी सहमत हूँ। जी, धन्यवाद उसके लिए।
लेकिन मैं तो ओशो की बहुत सारी चीज़ों की विवेचना कर रहा हूँ कि वो गलत हैं। तो अब उससे तो आप सहमत नहीं होंगे, अगर आप ओशो से सहमत हैं तो। मेरी उन बातों से सहमत तो नहीं होंगे। तो इसका मतलब है मेरी भी कुछ बातों से ही सहमत होंगे, सारी से तो नहीं होंगे। आपके हिसाब से सर सत्य क्या है? किस बारे में सत्य है? वो आपने पूछा नहीं। सत्य का अर्थ तो ये जो है उसे सत्य बोलते हैं। ये देखो अभी आपको बताऊं। सत्य की परिभाषा जो है, माने जैसे आप अस्तित्व कहते हो उसी को एक एक दूसरे शब्द में सत्य भी बोलते हैं। सत्य क्या है? जी, ये कह रहा है सत्य एक गहन दार्शनिक प्रश्न है जिस पर विभिन्न विचारकों, धर्मों और विज्ञान ने अलग-अलग दृष्टिकोण दिए हैं। सत्य की परिभाषा और स्वरूप को समझने के लिए निम्नलिखित आयामों पर विचार करना आवश्यक है। जैसे अभी पहले ही दार्शनिक परिभाषाएं बता रहे हैं, क्योंकि विज्ञान ने भी बताया सत्य के बारे में, तो यहाँ पे आप सब हो जाएगा। सहमति सिद्धांत, एक है कोरेस्पोंडेंस थ्योरी, इसका नाम है सहमति सिद्धांत। सत्य वह है जो वास्तविकता से मेल खाता है, माने जो वास्तविक है, जैसा मैंने आपको बताया अस्तित्व का जो चीज है। जैसे मैं अभी जिंदा हूं तो मैं सत्य हूं, मेरे पिताजी अभी जिंदा नहीं है तो अब वो असत्य हैं, जब जिंदा थे तब वो सत्य थे। तो ये हो गया कि जब जो चीज